चलो। तो गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आई होप ऑल यू आर डूइंग फाइन। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, ये टॉपिक ये मान के चलो कि आपके आने वाले 3 टॉपिक इस एक फैमिली में कवर हो जाएंगे। कौन कौन से? तो फाइनल अकाउंट्स, फिर एक टॉपिक आएगा आगे, कौन सा कमॉन? सिंगल एंट्री, जिसको हम बोलते हैं इन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और एक आएगा फिर आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों चैप्टर की एक फैमिली है, क्योंकि ये पूरा फाइनल अकाउंट्स बेस्ड चैप्टर है। ये चैप्टर समझ में आ गया तो आगे के 2 चैप्टर इजी गोइंग समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलो। अब थोड़ी सी कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। थोड़ी बेस में लेके जाऊंगा मैं आपको 11th क्लास के बेस में, आपके बचपन में बेसिक सी बातें करेंगे। पूरा टॉपिक को वापस से रिकैप करके उठाएंगे और उसके बाद हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा एक कॉमन सवाल, किसी भी काम को करने को हम क्या बोलते हैं? कमॉन एवरीबॉडी, किसी भी काम को करने से, मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ रहे हो, क्या बोलते हैं इसको? कमॉन, क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। अगर हमने कोई काम पैसा कमाने के लिए किया है तो उसे कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे? कमॉन, उसे बोल देंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर मेरा मोटिव पैसा कमाने के लिए नहीं है तो बताओ उसे कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे? कमॉन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं कौन सी एक्टिविटी कर रहा हूँ? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और आप पढ़ाई कर रहे हो, ये कौन सी एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे सर बीएस में कहाँ लेके आ गए? कनेक्ट होगा, थोड़ी देर रुको। ठीक है, आप मुझे बताओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव है मेरे पैसे कमाने का, तो बताओ कौन कौन सी एक्टिविटी करके मैं पैसे कमा सकता हूँ? उसे बोलते इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पर कौन कौन सा एक्टिविटी करके, कौन कौन सा काम करके मैं पैसा कमा सकता हूँ? ये बताओ। एक तो सर बिजनेस करके मैं पैसा कमा सकता हूँ, एक प्रोफेशन का पार्ट बन के प्रोफेशनल सर्विसेज देके, ठीक है, किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बन के प्रोफेशनल सर्विसेज देके प्रोफेशन करके पैसे कमा सकता हूँ, उसे बोलेंगे प्रोफेशन। और थर्ड, बिजनेस भी नहीं करना, ना प्रोफेशनल बंदा हूँ, ना प्रोफेशनल सर्विस देना चाहता हूँ, तो फिर और क्या कर सकता हूँ पैसे कमाने के लिए? कम ऑन, जॉब कर सकता हूँ, एम्प्लॉयमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की ज़्यादा मैं बात आपसे अभी करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है अकाउंट्स और मैं यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बातें करूंगा। अब आप मुझे बताओ, बिजनेस के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं? किसी भी काम को करने को बोलते हैं एक्टिविटी। पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 एक्टिविटी हो सकती है। एक तो बिजनेस कर सकता हूँ, अपना व्यापार कर सकता हूँ, दूसरा प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकता हूँ, ठीक है, और तीसरा जॉब कर सकता हूँ, एम्प्लॉयमेंट में आ सकता हूँ। अब मुझे बताओ, बिजनेस के अंदर भी कितने टाइप के बिजनेसेस होते हैं? कितने टाइप की एक्टिविटीज हम लोग बिजनेस के अंदर कर सकते हैं? फटाफट से बताइए, कमॉन ट्राई करो। बोलो बोलो, बिल्कुल सही। फर्स्ट है सर, कमॉन, ट्रेडिंग कर सकता हूं मैं, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। और थर्ड थर्ड थिंग, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं मैं, एंसिलरी ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है, बिजनेस में ट्रेडिंग ऑफ गुड्स कर सकता हूं, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कर सकता हूं, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं। ट्रेडिंग का मतलब बताइए क्या होता है? कम ऑन, बने बनाए गुड्स को लेकर आया और बने बनाए गुड्स को आगे सेल कर दिया, परचेज करके आगे कम ऑन सेल कर दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? रॉ मटेरियल लेकर आया, उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर आगे उसको सेल कर दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और सर्विस क्या होता है? अरे सर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, प्लम्बर की सर्विसेज, कारपेंटिंग सर्विसेज, ठीक है, हेयर डिजाइनिंग सर्विसेज, फैशन डिजाइनिंग सर्विसेज। ठीक है, ये सब क्या है? कमॉन, ये सर्विसेज है। जो मैं कर रहा हूँ ये भी क्या है? कमॉन, सर्विसेज ही है। मैं कर रहा हूँ बिजनेस, उसमें भी क्या? कमॉन, सर्विसेज दे रहा हूँ। हाँ, जो मैं सीए वाला काम कर रहा हूँ ना, कमॉन, जो मैं सीए वाला काम कर रहा अगर होता, सीए की प्रैक्टिस कर रहा होता, तो फिर वो बिजनेस की सर्विसेज में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? कमॉन, प्रोफेशन में आ जाएगा। सेट है यहाँ तक कहानी? ओके, तो अभी तक क्या पढ़ा? किसी भी काम को करने को क्या बोलते हैं? कमॉन, एक्टिविटी। अगर कोई काम मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ तो उसे क्या बोलेंगे? कमॉन, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या कर सकता हूँ पैसे कमाने के लिए? एक तो बिजनेस कर सकता हूँ, सेकंड थिंग प्रोफेशन का पार्ट बन सकता हूँ, थर्ड थिंग
एम्प्लॉयमेंट जॉब कर सकता हूँ। बिजनेस में भी कितने टाइप के बिजनेस, कम ऑन, एक तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, और एक रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर, चले आगे। ओके, अब मैं अपनी डिस्कशन जो है थोड़ी देर के लिए सिर्फ बिजनेस पे रखना चाहता हूँ। ओके, आप मुझे बताओ कि बिजनेस में तीन एक्टिविटी होती है, सबने बता दिया, ठीक है। बिजनेस का मोटिव होता है पैसे कमाने का, ये भी सबको पता है। बिजनेस किस किस फॉर्म में किया जा सकता है, बिजनेस करने के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, किस किस रूप में, किस किस फॉर्म में आके मैं बिजनेस कर सकता हूं, कम ऑन। हाँ जी, एक तो अकेले धंधा कर सकता हूं, चाहे ट्रेडिंग करूं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग, चाहे सर्विसेज दूं, उसको क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। बिल्कुल सही। अगर मैं दो जन मिलके, कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग आके साथ में अगर काम करेंगे तो क्या बोलेंगे, कम ऑन, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का एक और फॉर्म है, 2008 में आया, 2009 में उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, एलएलपी एक्ट 2008 2009 अमेंडेड, ठीक है। तो सर एलएलपी बना के भी मैं धंधा कर सकता हूँ, ठीक है। ये लॉ में आप पढ़ना, इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद आप मुझे बताओ और किस फॉर्म में बिजनेस कर सकता हूँ। कंपनी बना के भी मैं बिजनेस कर सकता हूँ, बिल्कुल सही। वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक में भी कौन कौन सी, लिस्टेड और अनलिस्टेड, ये सब आप पढ़ते होंगे लॉ में, ठीक है। और बताओ कैसे कर सकता हूँ काम, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, परिवार के साथ भी जो पारिवारिक काम चल रहा है वो भी मैं आके ज्वाइन कर सकता हूँ। सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर। आप मुझे ये बताओ, आपने अभी तक, आज दिन तक, कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा है, कौन कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग सीखी है। एक आपने सीखी है क्लास 11 में, किसकी, सोल प्रोपराइटर की, बिल्कुल सही। फिर क्लास 12 में किसकी सीखी आपने, पार्टनरशिप और कंपनीज की। सर एचयूएफ और एलएलपी की नहीं सिखाते हैं, क्यों नहीं सिखाते, क्योंकि उनकी अकाउंटिंग सिमिलर सी ही होती है, इसलिए उसको अलग से सिखाया नहीं जाता है, ठीक है। तो अब मेरी बात कितनी कितने फॉर्म पे रहेगी, तीन फॉर्म पे, सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप और कंपनीज, ठीक है। अच्छा ये मेरे को एक और बात बताओ, आपने जो 11th क्लास में अकाउंटिंग सीखी है सोल प्रोपराइटर की, वो सोल प्रोपराइटर क्या करता था, बिजनेस करता था, बिल्कुल सही बात। बिजनेस में क्या करता था, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज, बिल्कुल सही। आपने जितनी भी 11th क्लास में अकाउंटिंग सीखी है सोल प्रोपराइटर की, जो बिजनेस कर रहा था, पर वो कौन सा बिजनेस कर रहा था, ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा था, इसीलिए ही तो हमारे क्वेश्चंस में क्या आता था, परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स। याद आ रहा है, कनेक्ट हो पा रहा है, कमॉन। तो आपने अभी तक जो अकाउंटिंग पढ़ी है वो किसकी पढ़ी है भाई साहब, ट्रेडिंग की अकाउंटिंग पढ़ी है, सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म में ट्रेडिंग करने वाले बिजनेस की अकाउंटिंग आपने पढ़ी है, ओके। पार्टनरशिप और कंपनीज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने जब अकाउंटिंग पढ़ी है, तो वो बिजनेस ओनर क्या करता था, वो कंपनी क्या करती थी, ट्रेडिंग करती थी या मैन्युफैक्चरिंग करती थी या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। क्या कभी आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन देखा जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली, फीस रिसीव्ड, फीस अर्न्ड, ऐसे कोई टर्म्स पढ़े, नहीं। क्या कभी आपने ऐसे कोई क्वेश्चन देखे जहां पे रॉ मटेरियल दिया हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स दिया हुआ है, नहीं। सर हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जरूर देखा होगा, हाँ एक आध क्वेश्चन जरूर था हमारे 11th क्लास की टीएस ग्रेवाल डीके गोयल में, जहां पे रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस आता था, बट ज्यादा हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो आपने पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग वाले बंदे की अकाउंटिंग सीखी है और कंपनी में भी ट्रेडिंग वाले बंदे की अकाउंटिंग सीखी है। हमने ट्रेडिंग के अलावा वाला एस्पेक्ट अभी तक 11th और 12th में कवर ही नहीं किया है। ये कहानी सेट होगी, पक्की बात, श्योर, क्लियर। तो बताओ अभी तक हम लोगों ने किन किन की अकाउंटिंग करी है, सोल प्रोपराइटर जो क्या कर रहा है, बिजनेस, उसमें भी क्या कर रहा है, ट्रेडिंग। सोल प्रोपराइटर जो क्या कर रहा है, कम ऑन, बिजनेस में भी क्या कर रहा है, कम ऑन, ट्रेडिंग। तो आप मुझे बताओ ऐसा सोल प्रोपराइटर जो बिजनेस कर रहा है और ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसके फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम आप कौन कौन से अकाउंट्स बनाया करते थे, बताओ बताओ। थोड़ी सी पास्ट में मैं आपको लेके जाऊंगा भाई साहब, प्रेजेंट में लाने के लिए।
तो आप बनाया करते थे फाइनल अकाउंट्स के नाम पे एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक पी एंड एल अकाउंट, और एक बैलेंस शीट। किसकी बात कर रहे हैं? सोल प्रोपराइटर की, जो ऑब्वियसली क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। और कौन सा बिजनेस कर रहा है, कमॉन? ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। ये सेट है। उसके फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्टनरशिप वाले ट्रेडर की अगर फाइनल अकाउंट्स आपने बनाई है, अगर क्या सर बनाई है, 12th क्लास में की है ये, तो क्या क्या बनाया है बताओ, कमॉन? क्या क्या बनाया है? अगर पार्टनरशिप वाला ट्रेडर है तो उसकी फाइनल अकाउंट्स में आपने क्या क्या बनाया है? अकाउंट के नाम बोलो, कमॉन। सर ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया है पार्टनरशिप में, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में एक आध क्वेश्चन थे ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद पी एंड एल अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। नहीं नहीं सर, पी एंड एल और बैलेंस शीट के बीच में भी एक अकाउंट बनता था, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको क्या बोलते थे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। याद आ रहा है कुछ? याद तो आ रहा है, पढ़ा है यार भाई, 2 साल तो यही करा है, याद आएगा क्यों नहीं? कंपनीज अकाउंट वाले, कंपनी फॉर्म वाले ट्रेडर के अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट्स के टाइम पर आप कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स बनाया करते थे एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन नंबर 129? आपके कंपनीज एक्ट थोड़ा ना इतना डिटेल में अभी नहीं है ना, आप पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल में। 129 सेक्शन कहता है कंपनीज एक्ट का कि क्या क्या बनेगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्मेट दिया हुआ है ना भाई साहब। तो बताओ क्या क्या बनाया आपने? एक आपने बनाया, वहां ट्रेडिंग बनता था क्या, ट्रेडिंग पेंडल? कंपनी ट्रेडिंग पेंडल अलग अलग बनाती थी क्या भाई साहब, बता दो। अरे सर हमने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताओ। अरे सर नहीं देखा किसी ने भी। क्या बनते था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था एक तो। और क्या बनता था? अकाउंट, सॉरी गलत लिख दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या बनता था? बैलेंस शीट बनती थी। और क्या बनती थी? और क्या बनती थी, बोलो बच्चों? नोट्स टू अकाउंट्स। कौन बोलेगा दीदी? नोट्स टू अकाउंट्स भी तो बनाने पड़ते थे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। बिना नोट्स कैसे बनाओगे? बैलेंस शीट के फेस पे तो सिर्फ अमाउंट लिखते थे, वो अमाउंट कैसे आया, उसका बाइफरकेशन डिटेल्स कहाँ आता था? नोट्स टू अकाउंट में भूल मत जाना भाई साहब। चलो आगे। और क्या बनाते थे हर कंपनी को, और क्या बनाना पड़ता था? कैसे बदतमीज बच्चे हो तुम लोग, बिल्कुल नालायक, सब भूल गए। क्या बनाना पड़ता था? कैश फ्लो स्टेटमेंट। याद आ रहा है क्या यार? हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। श्योर श्योर श्योर, क्लियर क्लियर क्लियर। ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, जो आप भूल नहीं गए हो, ये आपको याद है, ठीक है? क्लियर है कहानी? बक्की बात श्योर। तो बताओ, किसी भी काम को करने को क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। अगर कोई काम मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं किस किस टाइप की एक्टिविटी कर सकता हूँ? बिजनेस या फिर प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट, जॉब कर सकता हूँ। बिजनेस में भी मैं किस किस टाइप का बिजनेस कर सकता हूँ? ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ गुड्स का, और सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, बहुत सारे तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। हमने जो 11th क्लास में और 12th क्लास में अकाउंटिंग पढ़ी है, सोल प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, कंपनीज की, वो हमने ऐसे बिजनेस करने वाले इंसान की पढ़ी है जो बिजनेस में क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है। बोलो क्लियर क्लियर क्लियर। तो 11th क्लास और 12th क्लास में ट्रेडर की अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, पर पहली बार जिंदगी में हम लोग सीए फाउंडेशन में आकर मैन्युफैक्चरर की भी अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। पर कौन से मैन्युफैक्चरर की अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं? जो पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहा है, द आंसर इज नो। जो कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहा है, जो द आंसर इज नो। इसके कोई फाइनल अकाउंट नहीं है भाई मेरे कंपनी के, कोई कंपनी की बैलेंस शीट नहीं है मेरे कोर्स में, कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ पेंडल नहीं है मेरे कोर्स में। ठीक है, सेट है कहानी? तो कंपनी के मेरे कोर्स में नहीं है फाइनल अकाउंट्स। हाँ ठीक है, पार्टनरशिप का चैप्टर आएगा, वो मैं डिनाई नहीं करता, पर पार्टनरशिप का वही जो अपन पढ़ के आए ट्रेडर वाला, वही सेम चलता आएगा, उसमें कोई मैन्युफैक्चरर की बात नहीं है। अब आएगा सोल प्रोप्राइटर में, एक तो ट्रेडिंग करने वाले बंदे के फाइनल अकाउंट्स, और सोल प्रोप्राइटर में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले बंदे के फाइनल अकाउंट्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने
पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे वो बात की बात है, पहले ये समझ ले क्या पढ़ने वाले। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले बिजनेस ओनर की भी फाइनल अकाउंट्स आएगी। और अब जिंदगी में पहली बार ट्रेडिंग से पहले क्या बनाया जाएगा, एक अकाउंट बनाया जाएगा, उसका नाम क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। उसके बाद क्या बनेगा, अब ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद पी एंड एल, और उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट। एक एडिशनल चीज हमें सीखनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरर की फाइनल अकाउंट्स पढ़ते टाइम पे क्या अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा, कौन सा अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है वो सीखना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट आपके कोर्स में थोड़ा सा नया है, बाकी सारा सेम टू सेम। चीजें क्लियर हो गई, पक्की बात, श्योर एकदम, कोई टेंशन। तो हमारे अकाउंटिंग में पार्टनरशिप की ट्रेडिंग वाली अकाउंटिंग ही है जो हम जो 12 में पढ़ के आए हैं, उसमें कुछ एड ऑन नहीं है। कंपनीज में जो अकाउंटिंग हमने पढ़ के आए हैं वही है। फाइनल अकाउंट्स कंपनी का हमारे कोर्स में ही नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट हमें बनाने का कोई चैप्टर नहीं है। कंपनी की पेंडल स्टेटमेंट ऑफ पेंडल बनाने का कोई चैप्टर मेरे कोर्स में नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ पेंडल वाला चैप्टर आता है सीए इंटरमीडिएट में। कहां तक हम, सीए इंटरमीडिएट में। कैश फ्लो भी कहां बनाने के लिए आता है, सीए इंटरमीडिएट में। अरे सर अच्छा चैप्टर था यार, रख देना चाहिए था, अच्छा नहीं था। अनस्कोरिंग स्कोरिंग अपने फाउंडेशन के कोर्स में नहीं है, कहाँ आएगा, सीए इंटरमीडिएट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज सीए इंटर, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ पेंडल नोट्स टू अकाउंट सीए इंटर। ओके सेट है कहानी। पार्टनरशिप में वही ट्रेडर वाली पार्टनरशिप आएगी, वही फंडामेंटल, वही गुडविल, वही चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। पर डिसोल्यूशन में यहाँ पे डिटेल्ड डिसोल्यूशन आएगा। डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ मोर देन वन पार्टनर, और डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ये भी मेरे सीए फाउंडेशन के कोर्स में आने वाला है डिटेल्ड तरीके से। तो ये एक यहाँ पे एड ऑन है। और अब हम जाने वाले हैं हमारे चैप्टर के लिए, जिस चैप्टर के अंदर, जिस चैप्टर के लिए आज हम लोग मिले हैं। तो अभी हमारी डिस्कशन किस पे रहने वाली है, सोल प्रोपराइटर पे, जो क्या कर रहा है, यूनिट 1 में तो ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ट्रेडर कौन हो गया, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। देखो मैंने नोट्स में लिख के दिया, यूनिट 1 फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। और यूनिट नंबर 2 में क्या आएगा, फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। पर उसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, सोल प्रोपराइटर। ट्रेडर को क्या बनाने पड़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट और बैलेंस शीट। और मैन्युफैक्चरर को क्या बनाने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट और बैलेंस शीट। यहां तक की बात एकदम समझ में आ गई, क्लियर, पक्का, श्योर, क्या कोर्स में है क्या कोर्स में नहीं है। अब इस डिस्कशन को, इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और थोड़ी सी फिर बेसिक सी बातें करी जाए। क्योंकि फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो ईयर के एंड पे होता है, जो ईयर की एंड डेट के हिसाब से बनाते हैं। एज ऑन 31 मार्च को ये फाइनल अकाउंट्स करे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्च की 31 मार्च की रात 12 बजे बैठ के कोई ट्रेडिंग पेंडल बनाया जाता है, बनता तो बाद में ही है, अप्रैल में बनेगा, फाइनल सब चीजें बाद में होती है। पर डेट क्या रहती है फाइनल अकाउंट्स की, ईयर एंड रहती है, 31 मार्च रहती है। तो ईयर एंड पे करने वाले काम को अगर सही सीखना है तो पहले ये भी आना चाहिए कि स्टार्टिंग से साल भर मैंने क्या किया है, तो उसकी थोड़ी बहुत बातें करेंगे। चलो मुझे बताओ, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए। कोई सा भी ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, या सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग के अंदर मुझे किससे मतलब है सर, मेरे व्यापार का ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कमॉन, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किसको, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल नेचर के बिजनेस के ट्रांजैक्शन को। उसके बाद बताओ अकाउंटिंग प्रोसेस में सेकंड पार्ट क्या है,
पता तो लगा लिया ट्रांजेक्शन है, अब ये तो चेक करो कि क्या वो मनी की टर्म में मेजरेबल भी है कि नहीं है। तो मनी मेजरमेंट भी चेक करना पड़ेगा। अगर ट्रांजेक्शन बिजनेस का है, मनी की टर्म में मेजरेबल है, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, तो उसे हम क्या करेंगे? उसे हम क्या करेंगे? पहली बार बुक्स में लेकर आएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे ट्रांजैक्शन को पहली बार? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ऑनलाइन गाइस प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्या होगी उस बुक का नाम क्या है? अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कम है ना मेरे धंधे में, तो मैं एक ही बुक बना लूंगा जहां पे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दूंगा। पर अगर मेरे बिजनेस में बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है और मैं एक जगह पे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, एक आदमी सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, तो मैं अलग अलग बुक्स बनाऊंगा, अलग अलग जर्नल बनाऊंगा और अलग अलग आदमियों को हायर करके, अलग अलग स्टाफ को हायर करके उनको रिकॉर्ड करने के लिए ऑथोराइज कर दूंगा। तो अगर मैं एक जर्नल में काम नहीं कर सकता तो बहुत सारी जर्नल बनानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। वेरी गुड। सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आती है, थोड़ा सा बताइए। कैश के ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, कैश बैंक के ट्रांजैक्शन, कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक है तो। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगे। आगे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड होंगे। आगे क्रेडिट परचेज की रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड होगी? परचेज रिटर्न बुक में। क्रेडिट सेल्स की रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड होगी? कम ऑन, सेल्स रिटर्न बुक में। और जिसका कोई नहीं उसका हारे का सहारा जर्नल प्रॉपर हमारा, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर। सेट है कहानी? पक्की बात? श्योर? कोई टेंशन? एक चीज आप भूल गए, जर्नल बुक में एंट्री करने से पहले क्या बनाना पड़ता है? वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। या तो बनेगा कैश वाउचर या बनेगा क्रेडिट वाउचर। ओके, नॉन कैश और कैश वाउचर। वाउचर किसकी मदद से बनाया जाता है? सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से बनाया जाता है, जैसे बिल, इनवॉइस, डिपॉजिट स्लिप वगैरह वगैरह। एक बात बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग जो आप करोगे ना, जैसे टैली, एक आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे और सॉफ्टवेयर भी आते हैं, बिजी, और भी बहुत सारे आते हैं जहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो वहां पे आपको जर्नल एंट्री पास नहीं करनी होती है, वहां पे आपको सिर्फ वाउचर बनाना होता है। अगर आपने वाउचर सही बना दिया तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप जर्नल एंट्री करके, लेजर पोस्टिंग करके, अपने आप ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पेंडल सब बना देता है भाई साहब। क्या बनाना होता है आपको? सिर्फ वाउचर बनाना होता है। ठीक है, सेट है कहानी? वाउचर गलत, सब गलत। वाउचर के बिहाफ पे ही क्या होती है सर? जर्नल एंट्री पास की जाती है। सेट है कहानी? ये भी क्लियर हो गया। एक और बात भूल गए सर, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए किसी अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है और किसी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। अब जिस किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, उसके लिए भी हमने कोई टॉपिक पढ़ा है सर। उस टॉपिक का नाम था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर हमारे पास में दो अप्रोचेस थी, दो क्लासिफिकेशन थे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मैं यहाँ मॉडर्न की बात करूंगा क्योंकि हम लोग मॉडर्न ही हैं, और ये अकाउंटिंग भी मॉडर्न अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ये 1500 सेंचुरी, ये 15 सेंचुरी में ही आई है। ठीक है, और इटालियन बंदे ने ही इसको बनाया है, लूका पैसियोली, इटली का बंदा था, उसने बनाई है, और वही अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं। तो हम मॉडर्न अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न अप्रोच से मुझे बताओ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जानने के लिए सबसे पहले जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया था? कमॉन, पांच। कौन कौन सी? कमॉन बताओ बताओ फटाफट। असेट सेकंड कैटेगरी, चलो एक्सपेंस मान लेते हैं। थर्ड कैटेगरी लाइबिलिटी, फोर्थ कैटेगरी कैपिटल, और लास्ट कैटेगरी इनकम या फिर रेवेन्यू। अब आपको थोड़ा सा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखा देता हूं, थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं। जब भी किसी ट्रांजैक्शन की वजह से असेट अकाउंट, असेट बढ़ रहा होता है, तो हम बताओ असेट अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट, यस और नो? कम हो रहा होता है तो क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? एक्सपेंस को डेबिट। कम हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ रही है या कैपिटल बढ़ रही है या इनकम बढ़ रहा है, तो इनके पर्टिकुलर अकाउंट को हम क्या करते थे और क्या करेंगे और क्या क्या कर रहे हैं? क्रेडिट करेंगे।
और कम हो जाएगा तो डेबिट कर देंगे। ये सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर, क्लियर है। अब मुझे बताओ, आप साल भर रिकॉर्डिंग करते हो? सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करते हो क्या, या क्लासिफिकेशन भी करते हो? तो बताओ, जर्नल के बाद में, रिकॉर्डिंग के बाद में क्या करना पड़ता है? क्लासिफाई करना पड़ता है। क्लासिफाई करने के लिए एक और रजिस्टर बनाते हैं, एक अलग सी किताब बनाते हैं, जिस किताब का नाम क्या होता है? लेजर। लेजर जो किताब है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। क्या बोलते हैं कमॉन? प्रिंसिपल बुक। लेजर अकाउंट में क्या करते हैं? हर एक आइटम के, हर असेट का, हर एक्सपेंस का, हर इनकम का, हर लाइबिलिटी का, और हर मतलब कैपिटल तो एक ही है सोल राइटर में, हर एक आइटम के अकाउंट बनाते हैं। लेजर में क्या बनाए जाते हैं? अकाउंट बनाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो बताओ, साल भर क्या किया? असेट का अकाउंट बनाया, एक्सपेंस का अकाउंट बनाया, लाइबिलिटी का अकाउंट बनाया, कैपिटल का अकाउंट बनाया, और इनकम का अकाउंट बनाया। क्लियर है कहानी, पक्की बात, श्योर? साल भर में जितना एक्सपेंस और इनकम हुआ है, साल भर में जितना एक्सपेंस और इनकम हुआ है, रिकॉर्ड भी कर लिया और उनको क्लासिफाई करके उनका अकाउंट भी बना लिया। हर एक्सपेंस की अलग अलग डिटेल मुझे पता लग गई कि रेंट मेरा ओवरऑल कितना हुआ है, बिजली का बिल मेरा कितना हुआ है, वगैरह वगैरह। और हर इनकम की डिटेल भी मेरे को पता लग गई। तो सारी इनकम आ गई, सारे एक्सपेंस आ गए। साल खत्म होने वाला है 31 मार्च के दिन तक, सारी इनकम सारे एक्सपेंस आ गए। यहाँ तक सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर? बस मैंने रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग करी है क्या, कि सबको रिकॉर्ड कर लो, खुशी मिलती है, बहुत मजा आता है। अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? वे क्या है, एडवांटेज क्या है, मेरा मेन पर्पस क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग करने का बस रिकॉर्ड करना ऑब्जेक्टिव है मेरा, क्लासिफाई करना ऑब्जेक्टिव है? नहीं भाई, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद, ईयर एंड पे क्या करना पड़ता है भाई साहब? हाँ जी, समराइज करना पड़ता है। मतलब मुझे ये जानने की इच्छा है कि साल भर में बिजनेस की लाइफ को मैंने 12-12 महीने के पीरियड में तोड़ दिया। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, साल भर में मैंने प्रॉफिट कमाया या मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ, ये जानना चाहता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। तो आप मुझे बताओ, प्रॉफिट और लॉस निकलवाने में मेरे को कौन मदद करता है? कौन मदद करता है? कम ऑन। ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट, जहां पे हम लोग साल भर के सभी एक्सपेंसेस को ट्रांसफर कर देते हैं और साल भर की सभी इनकम्स को भी ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कर देते हैं मतलब एक ऐसी जगह लाके छोड़ देते हैं इनकम और एक्सपेंस को, जहां पे ये एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। अगर इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंस कम होता है, तो क्या निकल के बाहर आ जाता है? प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम होती है तो लॉस। तो एक्सपेंस में, डायरेक्ट एक्सपेंस को बेचते हैं ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बेचते हैं पी एंड एल में। डायरेक्ट इनकम को बेचते हैं ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट इनकम को बेचते हैं पी एंड एल में। ट्रेडिंग से निकल जाता है, याद करो, ग्रॉस प्रॉफिट, और पी एंड एल से निकल जाता है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट किसका होता है? पैसे किसने लगाए धंधे में? ओनर ने लगाए। तो प्रॉफिट पे किसका हक? ओनर का। तो ये प्रॉफिट भी किसको देते हैं हम? ओनर को। या तो वो ड्रॉ करके ले जाए, और अगर वो ड्रॉ नहीं करता तो क्या बढ़ा देते हैं? उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। याद होगा कॉन्सेप्ट, सारा क्लियर है? तो ट्रेडिंग पेंडल बना के साल भर के एक्सपेंस और इनकम को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है भाई साहब? तो ये असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल के अकाउंट में जो बैलेंस बचा हुआ है ईयर एंड पे, उसका क्या करते? उसका क्या करते भाई साहब? जितने भी असेट बचे कुचे होते हैं 31 मार्च के दिन, लायबिलिटी बची कुची होती है 31 मार्च के दिन, और कैपिटल बची कुची होती है 31 मार्च के दिन, आफ्टर एडिंग द प्रॉफिट एंड आफ्टर रिड्यूसिंग द ड्राइंग एंड आफ्टर एडिंग द एडिशनल कैपिटल। इन्हें कहाँ पे दिखा देते हैं? कम ऑन, बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। ट्रांसफर नहीं करते, दिखा देते हैं। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है जो इनके बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे, ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे शीट है, इस पे इनको डिस्क्लोज कर देते हैं। क्लियर है? पक्की बात, श्योर? समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
क्लियर कहानी? तो बताओ सबसे पहले क्या करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर, कम ऑन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, वो भी बिजनेस वाला। उसके बाद चेक करते हैं क्या वो मनी के टर्म में मेजरेबल है कि नहीं है। उसके बाद रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं, पर रिकॉर्ड करने से पहले क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से क्या बनाते हैं, वाउचर, और वाउचर की मदद से क्या करते हैं, कमॉन, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए क्या आना चाहिए आपको, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए कौन सी अप्रोच पड़ी है, मॉडर्न अप्रोच। वो क्या कहती है, जितने भी अकाउंट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दो, 5 कैटेगरी में। कौन कौन सी, कमॉन, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम। अगर असेट बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्या करते हैं, उनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कम हो रहा है तो क्या कर देंगे, कमॉन, क्रेडिट कर देंगे। कि डेबिट क्रेडिट करते क्यों हैं, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं और दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए किसी को डेबिट करते हैं और किसी को क्रेडिट करते हैं। अच्छा, लायबिलिटी कैपिटल इनकम बढ़ रही है तो क्या करते हैं, कमॉन, क्रेडिट कर देंगे, और कम हो रही है तो कमॉन, डेबिट कर देंगे। सेट है कहानी? उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा, साल भर क्या करेंगे, कमॉन, क्लासिफाई करेंगे लेजर बुक के अंदर। हर हर आइटम क्या बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर आइटम की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको एक जगह लिख देना, उसको एक जगह लिख देना। सेट है कहानी? पक्की बात? श्योर? उसके बाद ईयर एंड पे क्या करते हैं, समराइज करते हैं, ताकि साल भर की समरी का पता चल जाए भाई साहब। साल भर में पता लग जाए कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, और साल के एंड में मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, मैं सॉल्वेंट हूँ या इंसॉल्वेंट हूँ, मेरे असेट ज्यादा हैं या लायबिलिटी ज्यादा है, मेरे पास असेट कितने हैं और लायबिलिटी कितनी है, जानने के लिए क्या बना लेते हैं, कमॉन, बैलेंस शीट बना लेते हैं। हालांकि अकाउंटिंग यहाँ खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम करते हैं एनालिसिस, इवेल्युएशन, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन करते हैं टू दी यूजर। सेट है कहानी? पक्की बात? श्योर 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 श्योर? क्लियर? पक्का? अब आ गए अपन फाउंडेशन में। इतनी देर से तो अपन 11 12 की छोटी छोटी बातें कर रहे थे। जो बातें करनी बहुत जरूरी होती है सर। मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है, मैं तो फर्स्ट डे मान लेता हूँ कि बच्चे कुछ नहीं आता, बात खत्म। मैं भी खुश, आप भी खुश। मैं एक्सपेक्ट क्यों करूँ आपसे? आई डू नॉट एक्सपेक्ट। एक्सपेक्टेशन जब नहीं होती है तो दो जनों के रिश्ते के बीच में झगड़ा नहीं आता है, ठीक है, और मैं आपसे झगड़ना चाहता नहीं हूँ। चलो, तो अब चलते हैं सर हमारे चैप्टर नंबर 7, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। उसमें भी कौन सी यूनिट, नंबर 1, जहां पे किसके फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, यानी कि ट्रेडिंग वाले एंटिटी की फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में बिजनेस हो रहा है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। ट्रेडर को क्या बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पेंडल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये है मेरी यूनिट 1 में। मैन्युफैक्चरर को क्या बनाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और पेंडल और बैलेंस शीट। ये है मेरी यूनिट नंबर 2 में। सर्विस वाले बंदे की अकाउंटिंग एज सच तो डायरेक्ट नहीं है, बस एक क्वेश्चन आएगा वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो सर्विस वाले बंदे को ट्रेडिंग तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, क्योंकि वो तो परचेज सेल करता नहीं होगा, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स करता नहीं होगा, तो उसको क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, और लास्ट में ईयर एंड पे क्या बनाना पड़ता है, कमॉन, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। सेट है कहानी? पक्की बात? श्योर? तो ये मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है। ओके, 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 चलो। अब थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे सर, बातें ही तो कर रहे हैं भाई देर से। अब जरूरी है, अभी क्या करें। ट्रेडिंग का फॉर्मेट देखा आपने? ट्रेडिंग 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 का फॉर्मेट, हेलो, स्क्रीन पे गौर करें। और ट्रेडिंग के फॉर्मेट को समझाने से पहले मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे एक्सपेंसेस और इनकम्स की अकाउंटिंग पे गौर करें। देखो, जो आपने 11th और 12th क्लास में रट के अकाउंट बनाना सीख लिया है ना, वो रटन विद्या अब आगे की लेवल पे काम नहीं आएगी। सच कह रहा हूं मैं आपको। एक्सपेंस को एक्सपेंस कब बोलते हैं, इनकम को बुक्स में कब इनकम मानते हैं, इसके लिए भी अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। मतलब इनकम को भी कब बुक्स में इनकम मानना है, उसके लिए भी एक एएस है, एएस 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो ये इनकम, एक्सपेंस, असेट, असेट में भी मैंने बोला था टेंजिबल असेट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एएस 10, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इंटेंजिबल असेट के लिए एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल असेट। इंपेयरमेंट के लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस 28। हर चीज का चैप्टर आएगा। तो यहाँ चीजों को समझना पड़ेगा, रटन विद्या से काम होने वाला नहीं है। अगर आपको जर्नल एंट्री के बेसिक में कोई भी डाउट है, यहाँ पे मैं बना दूंगा, प्लीज फोकस करना। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बस, और काम अच्छा हो जाएगा। ओके, तो मेरी बात सुनना, मैं एक्सपेंस और इनकम की भी बातें करूंगा आपके साथ में। उसके बाद में हम थोड़ी सी बातें वापस से फॉर्मेट की तरफ चले जाएंगे। ओके, 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 चलो। सबसे पहले देखो, मुझे ये बताओ एक्सपेंस क्या होता है। 12th क्लास पास करने के बाद वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, एक्सपेंस क्या होता है।
सर ये क्या सवाल है सर, ये क्या बातें करते रहते हो आप। एक्सपेंस क्या होता है? यस मैम प्लीज। जिसका फायदा करंट फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा। किसका फायदा? जिसका फायदा। अच्छा। और दीदी ने लगभग सही बोला। ऐसी कॉस्ट जो मैंने इनकर करी है और उसका बेनिफिट मुझे करंट फाइनेंशियल ईयर में, करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल गया है, वो मेरे लिए क्या होता है, कमॉन, एक्सपेंस होता है। यही था सर आपका आंसर। ऐसी कॉस्ट जो मैंने इनकर करी है जिसका फायदा मुझे करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल गया है, मिल चुका है, वो मेरे लिए कमॉन क्या होता है, एक्सपेंस होता है। चलो बताओ असेट क्या होता है? जब मैंने कोई एसेट लिया तो उसको असेट क्यों बोला? क्योंकि उसका बेनिफिट जो है, उसका फायदा जो है वो फ्यूचर में मिलेगा, करंट ईयर में या फिर करंट ईयर के बाद मिलेगा, उस दिन वो असेट है कि नहीं? क्लियर है कहानी पक्की बात श्योर? तो मेन मुद्दा क्या होता है, मेन पॉइंट क्या है एक्सपेंस और असेट को बाइफरकेट करने के लिए? मेन पॉइंट क्या है बताओ? कौन बाइफरकेट कर रहा है? बेनिफिट कंज्यूम्ड। कौन बाइफरकेट कर रहा है? कौन? बेनिफिट कंज्यूम्ड। अगर मैंने किसी चीज का बेनिफिट ले लिया, किसी कॉस्ट इनकर्ड का बेनिफिट ले लिया, वो मेरे लिए क्या होंगे? कौन? एक्सपेंस बन गया है। ठीक है। और अगर मैंने कोई असेट या प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज जो मेरे ओन्ड या कंट्रोल में है और उससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है? कौन? असेट हो जाता है। क्लियर है कहानी पक्की बात श्योर श्योर श्योर? पक्का पक्का श्योर? ओके। तो एक्सपेंस पैसा खर्चने से एक्सपेंस बनता है या फायदा लेने से एक्सपेंस बनता है? फायदा लेने से एक्सपेंस बनता है। अब मुझे बताओ एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, असेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर आप तो क्लास 11 में ले गए सर, आप दिल पे ले लिए क्या? एक्सपेंडिचर क्या होता है? सीए फाउंडेशन के बच्चों, एक्सपेंडिचर क्या होता है बताओ प्लीज। हाँ जी ऑनलाइन आप भी बता सकते हो। हाँ भाई, एनीबडी वांट्स टू टेल द आंसर ऑनलाइन? कम ऑन। एकांश, सानवी, रक्षा, प्रियांश, सृष्टि, भव्या। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस? ये जानना है मेरे को। हाँ हाँ, जो भी मन में आ रहा है कुछ भी निकालो, बाहर निकालो। अच्छा। असेट पे जो खर्चा करते हैं वो एक्सपेंडिचर होता है और एक्सपेंस पे जो खर्चा करते हैं वो रेवेन्यू होता है। और कोई? हाँ दीदी क्या बोल रहे थे? जो खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर और जिस खर्चे का फायदा ले लो वो एक्सपेंस। जो खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर, जिस खर्चे का फायदा ले लो एक्सपेंस। असेट क्या है? असेट पे भी खर्चा हुआ। एक्सपेंडिचर क्या है? फिक्स असेट पे जो खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर है और करंट असेट पे जो खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर नहीं है। अभी तो आपने बोला, अच्छा वो एक्सपेंस है। अरे नहीं दीदी कैसे कर रहे हो यार। और हाँ हाँ बोलो भाई। ऑनलाइन। हाँ हाँ एकांश भाई प्लीज। कोई भी कॉस्ट इनकर हुई है टू, ओके, कोई भी कॉस्ट इनकर हुई है टू अर्न प्रॉफिट, वो एक्सपेंडिचर हो गया? नहीं। फिक्स एसेट को खरीदने में जो खर्चा होता है वो एक्सपेंडिचर कहते हैं? नहीं। मतलब कंप्लीट आंसर नहीं है। एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं मैं वो पूछ रहा हूँ दीदी। दीदी बोल रही है रेवेन्यू जो अर्न करने के लिए जो खर्चा होता है उसे एक्सपेंस कहते हैं, नहीं एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं? मैम मैं तो एक्सपेंडिचर ही भूल गया, अभी सिखाओ, अभी तो भूल गया मैं, पढ़ के आया था, कुछ याद ही नहीं आ रहा। आप याद दिलाओ। बोल सर अभी पढ़ के आ जाओ, एक काम करो, आपको याद नहीं आ रहा, आप हमारी क्यों बैंड बजा रहे हो? चलो मेरी बात सुनो प्लीज, बहुत ईजी है। देखो,
जेब से पैसा बाहर गया, एक्सपेंडिचर। जेब से पैसा बाहर गया या जाएगा, अमाउंट स्पेंड और पेबल। अमाउंट स्पेंड और पेबल इज एक्सपेंडिचर। अब मेरे को बताओ, जेब से पैसा बाहर किस किस चीज के लिए जाता है? किस किस चीज के लिए जेब से पैसा बाहर जाता है यार, बताओ ना। कॉमन, एकदम कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, कमॉन। एक तो असेट को लाने में। अरे जेब से पैसा कब निकलेगा यार? एक तो असेट लेकर आऊंगा, उसमें मेरे को जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक मेरे सैलरी रेंट वाले एक्सपेंसेस का पेमेंट के लिए भी जेब से पैसा बाहर जाएगा। एक मेरी लायबिलिटी को रीपे करने के लिए भी जेब से पैसा बाहर जाएगा। जेब से पैसा बाहर गया क्या है? एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंट और पेबल इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। अब सुनना ध्यान से प्लीज। जेब से पैसा बाहर गया और जहां गया उसका फायदा भी करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल गया, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं कौन? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चाहे असेट को खरीदने के लिए जेब से पैसा बाहर गया, चाहे एक्सपेंस का पेमेंट देने के लिए जेब से पैसा बाहर गया, सब एक्सपेंडिचर है। पर अगर एक्सपेंस का पेमेंट करने के लिए जेब से पैसा बाहर गया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और असेट को खरीदने के लिए जेब से पैसा बाहर गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जेब से पैसा बाहर गया तो एक्सपेंडिचर है। वापिस सुनो, जेब से पैसा बाहर गया तो एक्सपेंडिचर है। जेब से पैसा बाहर गया एक्सपेंस का पेमेंट करने में, वो भी एक्सपेंडिचर है। कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जेब से पैसा बाहर गया असेट खरीद के लेके आने के चक्कर में, वो भी एक्सपेंडिचर है। कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हेलो। तो इन शॉर्ट, एक्सपेंस पे किए गए एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और असेट को एक्वायर करने के लिए किए गए एक्सपेंडिचर आर कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एकदम 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 शॉर्ट में। तो अब बताओ, एक्सपेंडिचर क्या है? असेट को खरीद के लाने में जो खर्चा हुआ वो एक्सपेंडिचर है, या कहीं पे भी खर्चा हुआ वो एक्सपेंडिचर है? कहीं पे भी खर्चा हुआ वो एक्सपेंडिचर है। और उस कॉस्ट का मुझे बेनिफिट भी मिल गया, वो एक्सपेंस है। और एक्सपेंस पे किए गए खर्चों को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं कौन? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और असेट पे किए गए एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आया कि नहीं आया? ऐसी जगह एक्सपेंडिचर हुआ जिसका फायदा करंट अकाउंटिंग ईयर में ही मिल गया है, वो बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज फॉर एक्सपेंस। ऐसी जगह एक्सपेंडिचर हुआ जिसका फायदा मुझे करंट अकाउंटिंग ईयर में मिल गया, फ्यूचर में मिलेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज फॉर असेट या फॉर रिपेइंग माय लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्लियर कहानी? समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब बताओ, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है? अरे सर पूरे डिफरेंस है यार। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पैसा खर्च करना, और एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसी जगह पैसा खर्च हुआ इसका फायदा मुझे करंट अकाउंटिंग में मिल चुका है, वो मेरा क्या कमॉन एक्सपेंस है। आया या नहीं आया? पक्का? श्योर? क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? ओके। अब आ जाओ एक्सपेंस पे। चलो, एक्सपेंस में मेन शब्द क्या है? पैसा खर्च होना या पैसे का फायदा मिलना? कॉस्ट का फायदा मिलना। कॉस्ट का फायदा मिलना। अगर मेरा कोई, मैंने कॉस्ट इनकर करी, उसका मुझे फायदा मिल गया, तो वो मेरा एक्सपेंस है। तो वो मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या हो जाएगा? मॉडर्न अप्रोच, एक्सपेंस बढ़ रहा है, क्या कर देंगे उसको? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे मोन? डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस का फायदा ले लिया, आपसे काम करवा लिया मैंने, चाहे पैसा दिया चाहे नहीं दिया, मेरे लिए तो ये क्या हो गया है भाई? खर्चा हो गया है, एक्सपेंस हो गया है, क्योंकि मैंने आपकी सर्विसेज का कंजम्पशन ले लिया है, आपकी सर्विस का बेनिफिट ले लिया है। मैंने किसी की जगह पे रेंटल स्पेस मैंने ले ली, उसकी जगह मैंने इस्तेमाल कर ली, चाहे रेंट अभी तक दिया है चाहे कल देना पड़ेगा। दिया है, कल देना पड़ेगा, तेल लेने गया, ये बताओ उस जगह का फायदा ले लिया क्या? हाँ फायदा ले लिया। क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। बिजली यूज कर ली मैंने, पेमेंट नहीं किया या पेमेंट कर दिया, ऐसी तैसी कराना, क्या पेमेंट? यूज कर ली बिजली, यूज कर ली, क्या है वो? एक्सपेंस है। क्या है कमॉन? एक्सपेंस है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही तो होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। शब्द लिखा आता है एक्सपेंसेस इनकर्ड। क्या लिखा होता है? एक्सपेंसेस इनकर्ड। कभी शब्द आपने सुना होगा एक्सपेंस पेड। एक्सपेंस पेड से एक्सपेंस नहीं बनता, एक्सपेंस इनकर्ड से एक्सपेंस बनता है। इनकर्ड का मतलब इसका फायदा मैंने ले लिया है। क्लियर? देखो मैं फिर कह रहा हूं, आप मेरे को 2-3 क्लास झेल जाओ बस, उसके बाद आपको क्वेश्चन में डाउट नहीं आने दूंगा, मेरी गारंटी है, और ना कॉन्सेप्ट में डाउट आने दूंगा। 2-3 क्लास झेलना पड़ेगा आपको मेरे को।
थोड़ा खोद के लेके जाऊंगा एकदम डिटेल में। उसके बाद क्वेश्चन तो करा दूंगा, क्वेश्चनों में क्या है, वो तो आप रट के कर लेते हो। कॉन्सेप्ट से करोगे तो और मजा आ जाएगा, कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर थोड़ा ना है कि आएंगे। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं, पॉइंट कुछ भी आ सकते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का। जिस बच्चे ने कॉमन सेंस दिमाग इस्तेमाल किया होगा, बच्चे ने वही कर पाया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आईसीएसई ने कभी बुक में दिया हुआ नहीं था। याद है क्या? है कि नहीं कहानी? ओके। तो चलो वापस मेरी बात सुनो। एक्सपेंस के लिए मेन शब्द क्या है? पेड या बेनिफिट कंज्यूम्ड? वेरी गुड। तो एक्सपेंस का मतलब होता है हुज बेनिफिट्स आर कंज्यूम्ड। वेरी गुड, नाइस। अगर बेनिफिट कंज्यूम कर लिया ना, वो मेरा एक्सपेंस हो चुका है, वो कॉस्ट इनकर हो चुकी है, इसका मेरे को फायदा मिल चुका है, वो मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट कर दो। एक्सपेंस को डेबिट कर दो। अब अगला सवाल, एक्सपेंस डेबिट हो गया। अब पहला पॉइंट, मान लेते हैं मैंने एक्सपेंस को पे भी कर दिया, एक्सपेंस का बेनिफिट भी ले लिया और पे भी कर दिया। बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस डेबिट, पे कर दिया, तो कैश क्रेडिट। क्या बनी एंट्री बताओ? एक्सपेंस जिसके बेनिफिट भी ले लिया और पे भी कर दिया, एंट्री बताइएगा। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस डेबिट, सिंपल है। और पे भी कर दिया, कैश क्रेडिट, सिंपल है। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। ओके। ऐसा एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जिसके बेनिफिट तो ले लिए, जिसके बेनिफिट तो ले लिए, पर पे नहीं किया, क्या वो मेरा एक्सपेंस है या एक्सपेंस ही नहीं है? एक्सपेंस है या एक्सपेंस है ही नहीं? पेमेंट करने से एक्सपेंस या एक्सपेंस बनता है क्या, या बेनिफिट लेने से बनता है? तो ले लिया ना बेनिफिट, तो एक्सपेंस है या नहीं है? है। तो एक्सपेंस डेबिट होगा या नहीं होगा? होगा। होगा ना यार, एक्सपेंस डेबिट होगा। पर पे करा ही नहीं है तो कैश क्रेडिट होगा? नहीं। आज नहीं पे करा, कल तो पे करना पड़ेगा, और कल पे करना पड़ेगा, तो वो मेरी क्या बन गई है? कम ऑन, लाइबिलिटी बन गई है। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। एंट्री बताओ क्या बनेगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्की बात, श्योर श्योर श्योर, क्लियर क्लियर क्लियर। एग्जाम्पल बहुत सारे बना रखे हैं मैंने, बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, एग्जाम्पलों में ही रो दोगे। क्वेश्चन तो बात की बात है। और मैं रटाऊंगा नहीं, ध्यान रखना एक भी पॉइंट। सारा कॉन्सेप्चुअल चलेगा, एक एक पॉइंट। जो आपने 11th क्लास में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को रटा है ना, वो भी नहीं रटने दूंगा, ध्यान रखना। मैं आदमी सही नहीं हूं, बता रहा हूँ। रटने दूंगा ही नहीं। चलो आगे देखो, अब देना ध्यान से, अब आएगा मजा। चलो समरी कर लेते हैं। एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया, फायदा ले लिया, एंट्री। फायदा भी ले लिया, पे भी कर दिया, एंट्री। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। फायदा ले लिया और पे नहीं किया, एंट्री। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेट है यहां तक? पक्की बात, श्योर श्योर श्योर। अब सुनो, ना तो मैंने एक्सपेंस का फायदा लिया, ना मैंने एक्सपेंस को पे किया, एंट्री। ना तो फायदा लिया ना पे किया। फायदा ले लेता तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना पड़ता, वो भी नहीं होगा। और ना पे किया तो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, तो कुछ होगा? जिसका बेनिफिट भी नहीं लिया और पे भी नहीं किया, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। ये सेट है? अब सुनना आगे ध्यान से, ये बहुत मजेदार है यार, ये बहुत मस्त है, ये बड़ा मस्त है। ऐसा एक्सपेंस, रेंट सैलरी वट, जिसका फायदा तो मैंने अभी तक लिया ही नहीं है। मेरे को दुकान चाहिए भाड़े पे, और दुकान चाहिए भाड़े पे 1 जून से, या दुकान चाहिए भाड़े पे अगले साल 1 अप्रैल से। और मैंने करंट ईयर में ही, मार्च में ही, सारा अगले 1 साल का रेंट दे दिया। प्रीपेड रेंट, अरे प्रीपेड ही बोलते हैं ना इसको। ऐसा एक्सपेंस का फायदा तो लिया नहीं पर पेमेंट कर दिया, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। ओके सेट है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अगर मैंने 31 मार्च को पूरे अगले 1 साल का, 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक का रेंट, 10,000 रुपये महीने के हिसाब से 1,20,000 का अगर मैंने रेंट पे कर दिया। वापिस सुनना, देखो ये कौन से ईयर में आ गया? 25-26। और मैंने रेंट कौन से ईयर के लिए पे किया है? 26
27। तो बताओ 25-26 में मैंने जब ईयर के एंड पे अगले साल का रेंट अभी पे किया है, तो क्या मैंने रेंट का फायदा ले लिया है? क्या अभी जब मैं रेंट पे कर रहा हूं तो रेंट का फायदा ले लिया 25-26 में, या फ्यूचर में लूंगा? रेंट पे कर दिया है वो मान रहा हूं, पर फायदा ले लिया है करंट ईयर में या फ्यूचर में लूंगा? तो आप मुझे बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? क्या एंट्री होनी चाहिए? प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। 120। 120। क्यों, मैं एक्सपेंस को डेबिट नहीं कर सकता क्या प्रीपेड एक्सपेंस की जगह? सर वो एडवांस में पे किया है तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। सही है गलत? बिल्कुल गलत। जब भी एक्सपेंस पे करते हैं, जब भी एक्सपेंस पे करते हैं, जब भी एक्सपेंस पे करते हैं, एक बार तो एक्सपेंस अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। हैं? हाँ। फिर ईयर एंड पे चेक करते हैं कि क्या इस एक्सपेंस का फायदा मैंने ले लिया। अगर ले लिया तो वो एक्सपेंस कहां चला जाता है? ट्रेडिंग या फिर पी एंड एल में। और अगर इस एक्सपेंस का फायदा नहीं लिया है और पे कर रखा है, तो ईयर एंड पे ये एक्सपेंस कहां चला जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट में। कैसे? सर एक एग्जाम्पल देके बताओ, अभी बताते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 चेक करिएगा सर प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 1 चेक करिएगा प्लीज। आपकी स्क्रीन पे है। ये बात थोड़ी समझ नहीं आई सर, अभी आएगी, चिंता मत करो। ये एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? टोटल रेंट पेड कितना? 1 लाख। आउट ऑफ दिस प्रीपेड रेंट इज 10,000, खुद ही कह रहा है। ऐसा कितना रेंट है जो पे भी कर दिया फायदा भी ले लिया? ऐसा कितना रेंट है जो पे भी कर दिया फायदा भी ले लिया? 1 लाख या 90,000? 90,000। और ऐसा कितना रेंट है जो पे कर दिया और फायदा नहीं लिया? 10,000। ओवरऑल कितना पे कर दिया? 1 लाख। वेरी गुड। अभी सुनो, ऐसा कितना रेंट है जो पे कर दिया और फायदा भी ले लिया? 90,000। ऐसा कितना रेंट है जो पे कर दिया और फायदा नहीं लिया? 10,000। और ऐसा कितना रेंट है जो पे कर दिया? 1 लाख। ओके, सेट है पक्का? चलो देखना इधर। जिस दिन रेंट पे किया है ना, उस दिन एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश पूरा 1 लाख। सर पर, सर हमने तो फायदा 90,000 का ही लिया ना सर, तो रेंट में डेबिट क्यों कर रहे हो 1 लाख? एक बार तो जितना भी मैंने पे किया वो एक्सपेंस अकाउंट में ही डेबिट होता है। क्यों होता है थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। ठीक है? जितना भी रेंट मैंने पे किया है ना, चाहे एक्स्ट्रा पे किया है, एडवांस में पे किया है, चाहे पहले का पे किया है, चाहे अभी का पे किया है, एक बार किस में डेबिट होएगा भाई साहब? एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट होएगा, बात खत्म। ये बातें और क्लैरिटी से आपको समझ में आएगी एनएफपी अकाउंटिंग जब पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक्रूड सब्सक्रिप्शन, बहुत आनंद आ जाएगा जीवन में एकदम। तो सुनते रहना, ये मैं बोल रहा हूं, अगर यहाँ सुन लिया वहां कभी कतई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वापस सुनो क्या बोला। एक्सपेंस आपने पे किया, चाहे लास्ट ईयर का करंट ईयर में पे किया, चाहे करंट ईयर में पे किया, चाहे करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर के लिए पे करा, चाहे लास्ट ईयर का करंट ईयर में पे करा, चाहे करंट ईयर का करंट ईयर में पे करा, चाहे नेक्स्ट ईयर के लिए करंट ईयर में पे करा, चाहे तो पहले का बकाया पे करा, चाहे फ्यूचर का एडवांस पे करा, चाहे करंट ईयर का पे करा, तो क्या डेबिट होएगा? एक्सपेंस डेबिट होएगा, बात खत्म। ओके क्लियर? तो अभी तो लास्ट ईयर की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? नेक्स्ट ईयर की। अभी लास्ट में तो गया ही नहीं। ओके सेट है। तो बताओ क्या एंट्री हुई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, वट। अब देखना ध्यान से, ईयर एंड पे क्या होता है प्लीज चेक करिएगा। एट ईयर एंड, इस 1 लाख के एक्सपेंस में से, इस 1 लाख के रेंटल एक्सपेंस में से, जिसको मैंने पूरा 1 लाख एक्सपेंस मान लिया था, जिसको मैंने पूरा एक बार के लिए 1 लाख एक्सपेंस मान लिया था, आप मुझे बताओ इस 1 लाख के एक्सपेंस में मैंने करंट अकाउंटिंग ईयर में कितने रुपए के एक्सपेंस का फायदा लिया है? वापस सुनो, 1 लाख का रेंट पे किया, करंट अकाउंटिंग ईयर में मैंने 1 लाख में से कितने रुपए के रेंट का फायदा लिया है? हाँ बिल्कुल सही, 90,000। और 10,000 के रेंट का पेमेंट तो कर दिया और फायदा नहीं लिया। तो आप खुद की लॉजिकल बुद्धि का इस्तेमाल करके मुझे बताओ, ट्रेडिंग छोड़ो, पी एंड एल में कितने रुपए का रेंट जाना चाहिए?
पूरे 1 लाख का रेंट ट्रांसफर कर देना चाहिए, या जितने का मैंने करंट अकाउंटिंग में फायदा लिया उतने का रेंट ट्रांसफर कर देना चाहिए? अपन ट्रेडिंग और पीएनडल पूरे साल भर का बनाते हैं, उस ट्रेडिंग और पीएनडल में हम वही एक्सपेंस ट्रांसफर करते हैं और वही इनकम ट्रांसफर करते हैं जिसका या तो मैंने एक्सपेंस का फायदा लिया है या जो इनकम मैंने कमाई है। क्योंकि मुझे ये कौन सिखाता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कौन सिखाता है? कमॉन, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और सेम पीरियड की इनकम को सेम पीरियड के एक्सपेंस से ही मैच करना होता है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। कौन सिखाता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सिखाता है? कमॉन, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं अगले साल के एक्सपेंस को इस साल की पेंडल में ट्रांसफर नहीं कर सकता। 10,000 रुपए का रेंट मैंने अगले साल के लिए पे करा है, उसको मैं इस करंट ईयर के प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर नहीं कर सकता, वरना मेरा प्रॉफिट और लॉस सही आएगा ही नहीं। मैं सिर्फ उसी एक्सपेंस को करंट ईयर के पेंडल में या ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर सकता हूं जिसका मैंने फायदा करंट अकाउंटिंग ईयर में लिया है। तो आप मुझे बताओ, ये रेंट डेबिट हुआ है, ईयर एंड पे इसे क्या होना पड़ेगा? सुन लो ध्यान से। जब भी एक्सपेंस का पेमेंट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, ईयर एंड पे इसको क्रेडिट करना पड़ता है हमको। बताओ क्यों क्रेडिट करना पड़ता है? क्यों एक्सपेंस डेबिट करा जब मैंने पे किया और ईयर एंड पे मैं पूरा इसको 1 लाख से, बताओ क्यों क्रेडिट कर रहा हूं? बताओ कारण क्या है? बताओ क्या कारण है? अरे अगर पूरा खत्म नहीं करूंगा इसका बैलेंस तो फिर ये बैलेंस शीट में दिखेगा, और कभी बैलेंस शीट में एक्सपेंस और इनकम को देखा है क्या जिंदगी में? ये मत बोल देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को देखा, प्रीपेड एक्सपेंस को देखा। भाई साहब वो एक्सपेंस नहीं होते, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी होती है और प्रीपेड एक्सपेंस एक असेट होता है। कभी जिंदगी में एक्सपेंस और इनकम के बैलेंस को देखा नहीं? बैलेंस शीट में ना देखोगे, दिखा मत देना मुझे आंसरों में, टेस्ट में। भाई साहब ऐसा देखना नहीं चाहता मैं सब कुछ जिंदगी में। ओके, तो एक्सपेंस जब क्या करते हैं साल भर में डेबिट करते हैं, और ईयर एंड पे क्या करना होता है उसको हम कमॉन क्रेडिट करके खत्म करना पड़ता है। सेट है? अब मुझे बताओ इस 1 लाख में से मैंने कितने रुपए के रेंट का फायदा करंट अकाउंटिंग में लिया है? 90,000। सिर्फ वो कहाँ जाएगा? पी एंड एल में। और बाकी बचा हुआ रेंट किस में डेबिट कर देंगे? किस में डेबिट कर देंगे? बताओ बताओ बताओ। असेट अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और उस अकाउंट को क्या बोलेंगे? प्रीपेड असेट, प्रीपेड रेंट। 10,000। आया लॉजिक या नहीं आया? तो जब भी एक्सपेंस पे करोगे तब किसको डेबिट करोगे? एक्सपेंस अकाउंट। चाहे एडवांस में क्यों ना पे कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईयर एंड पे चेक करो उस एक्सपेंस में से मैंने कितने का फायदा करंट अकाउंटिंग में लिया। 90,000 का, 90,000 पेंडल में। 10,000 का फायदा ही नहीं लिया, पे कर दिया था। हाँ हाँ पे कर दिया, डेबिट तो करा था। हाँ हाँ फायदा ही नहीं लिया, तो सर क्या पेंडल में डाले? नहीं, कहाँ डालना पड़ेगा? प्रीपेड रेंट के नाम से असेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा बैलेंस। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो नोट्स। तो प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस जब पे करते हैं तो बताओ क्या एंट्री होती है? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होती है क्या? ये एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है ऑन द रेट ऑफ पेमेंट। ध्यान रखना भाई साहब बात को। और ईयर एंड पे अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस है तो ये पेंडल में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आया कि नहीं आया? पक्का श्योर? चलो अब बात वापस कंक्लूड करते हैं, थोड़ा सा आप साथ देना, बोलना मेरे साथ साथ। एक्सपेंस का फायदा भी ले लिया, पे भी कर दिया। एक्सपेंस का फायदा भी ले लिया, पे भी कर दिया। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस का फायदा नहीं लिया पर पे कर दिया। एक्सपेंस का फायदा भी ले लिया, पे कर दिया। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस का फायदा नहीं लिया पर पे कर दिया, तो भी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अभी तो बताया था, एक्सपेंस जब भी पे करेंगे ना, पे एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है? हाँ, एक्सपेंस का फायदा भी ले लिया, पे भी कर दिया, तो वो एक्सपेंस ईयर एंड पे कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग में या फिर पी एंड एल में। और अगर एक्सपेंस का पेमेंट तो कर दिया पर फायदा नहीं लिया था, तो वो ईयर एंड पे ट्रेडिंग पेंडल में नहीं जाएगा, कहां चला जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस में। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? पक्का? चलो आगे सुनना। ऐसा एक्सपेंस जिसका फायदा तो नहीं लिया मैम, सॉरी फायदा ले लिया पर पे नहीं किया, फायदा ले लिया पर पे नहीं किया, फायदा ले लिया पर पे नहीं किया, क्या एंट्री होगी? एक्सपेंस को डेबिट तो करना पड़ेगा, पर पे नहीं करा तो टू कैश कर नहीं सकते, तो किसको क्रेडिट करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पक्का? श्योर श्योर श्योर? क्लियर क्लियर क्लियर? चलो कम ऑन, एग्जाम्पल देखिएगा। रेंट मैंने पे कर दिया, कितने का इस बार? 120। फायदा भी ले लिया और पे भी कर दिया 120।
और 30,000 के रेंट का फायदा तो ले लिया पर पे नहीं किया। मेरा सवाल है, टोटल कितने रुपए का फायदा लिया? 120 के रेंट का बेनिफिट भी ले लिया और पे भी कर दिया, और 30,000 के रेंट का बेनिफिट तो ले लिया पर पे नहीं किया। तो टोटल कितने रेंट का बेनिफिट लिया? 150। उसमें से कितना पे कर दिया? 120। कितना पे नहीं किया? 30। कितना जाएगा पेंडल में? कितना जाएगा पेंडल में? पेंडल में पेमेंट के हिसाब से जाता है या फायदे के हिसाब से? तो कितने का फायदा लिया? 150। तो कितना जाएगा? 150। कितना जाएगा? 150। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का श्योर? स्क्रीन पे देखना एग्जाम्पल नंबर 2। छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके लिए सेट किए भाई साहब, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम हीरो लेवल की हो जाए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना है। आप भी एक बार स्क्रीन पे देखते रहना, कोई टेंशन नहीं आना दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करते हैं। पहले इसकी करते हैं जर्नल एंट्री। देखो भाई साहब, एक या दो क्लास ज़्यादा लगती है पर मज़ा आ जाता है चीज़ का, ठीक है। और अपने को कॉन्सेप्ट में मज़ा ही चाहिए। चलो बताओ पहली एंट्री। रेंट पे करा, रेंट पे करा, उसकी एंट्री बताओ। अरे रेंट पे की एंट्री नहीं बता पा रहे यार, कम ऑन बोलो यार। इतनी एनर्जी लगवा रहे हो, एंट्री तो बोलो। ऑनलाइन तुम भी बोलो भाई। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितनी? 120। 120, अच्छा सुनो। ऐसा रेंट जिसका बेनिफिट तो ले लिया बट पे नहीं करा, उसकी एंट्री बताओ। बेनिफिट ले लिया पर पे नहीं करा, उसकी एंट्री बताओ यार। रेंट अकाउंट डेबिट तो होगा क्योंकि बेनिफिट तो लिया है, आपको कैसे पता? अरे आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ही वही होता है। पर पे नहीं करा तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा नहीं, क्या क्रेडिट होगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। ये सेट है कितने रुपए का? 30,000। 30,000, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, ईयर एंड पे। ईयर एंड पे बताओ कितने रुपए का रेंट कहाँ पे जाएगा? रेंट डेबिट कितना हुआ? 120। यहाँ कितना हुआ? 30। ओवरऑल कितना डेबिट है? तो 150 को तो कर दिया यहाँ पे क्रेडिट। क्रेडिट तो पूरा करूंगा मैं, बैलेंस तो खत्म करना पड़ेगा भाई साहब। रेंट को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा छोड़ेंगे तो ये बैलेंस शीट में दिखेगा, फिर क्वेश्चन गलत। एक्सपेंस और इनकम को जिंदा नहीं छोड़ते। एक्सपेंस और इनकम को मारना पड़ता है। कहाँ पे जाके मारते हैं? या तो ट्रेडिंग में चल के जाके मर जाओ भाई साहब, या फिर पीएनएल में जाके मर जाओ भाई साहब, पर आपको मरना पड़ेगा प्लीज। ठीक है, ओके, सेट है। जिंदा नहीं रखना इनको, ठीक है, ओके। क्या डेबिट करूँ? प्रीपेड रेंट। अरे क्या बात कर रहे हो यार, इस क्वेश्चन में तो ही नहीं प्रीपेड रेंट। कहाँ जाएगा? पूरा का पूरा पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे 1,50,000 का फायदा तो ले लिया है। ये बताओ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? पक्की श्योर? अब ये मत सोच लेना कि 30,000 पे ही नहीं किया फिर पेंडल में क्यों गया। भाई साहब पेमेंट से कोई मतलब नहीं है, फायदा लेने से मतलब है। मैंने 30,000 का फायदा लिया था, मैंने 1,20 का फायदा लिया था, तो ओवरऑल कितने का फायदा लिया? 150 कहाँ चला जाएगा? पेंडल में चला जाएगा। ये हो गई एंट्री। अब देखिएगा, गौर फरमाइएगा, इसको पेंडल में कैसे दिखाएंगे। आपसे थोड़ा ना पूछेंगे एंट्रीज, आपसे तो बोलेंगे ट्रेडिंग पेंडल बना के दो। तो कैसे दिखाएंगे पेंडल में, चेक करिएगा प्लीज। ये बन गया आपका पेंडल। ये पेंडल का डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। मैं फॉर्मेट पूरा नहीं बना रहा हूँ, बस थोड़ा सा समझाने के लिए बना रहा हूँ। एक्सट्रैक्ट है ये, देखना कैसे दिखाते हैं, प्लीज चेक। पहले बताओ रेंट पेंडल के कौन साइड पे आएगा? रेंट, रेंट पेंडल के कौन साइड पे आएगा? क्या एंट्री हुई थी? पेंडल अकाउंट डेबिट टू रेंट, तो डेबिट साइड पे जाएंगे। क्या लिखेंगे? टू रेंट, ओके। अब देखना कितना आएगा, बताओ अमाउंट कितना आएगा, ओवरऑल कितना आएगा? 150 आएगा। अमाउंट मुझे पता है, पर लिखेंगे कैसे, चेक चेक करना। पेड कितना, और प्लस या माइनस? प्लस। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, कितना आ गया ओवरऑल? 150। ऐसे दिखाते हैं पेंडल में, हमसे एंट्री थोड़ी ना पूछते हैं। ये तो मैंने सिखा दिया बस आपको। ऐसे शो करते हैं पेंडल में कि रेंट पेड कितना था साहब? 120 था। और आउटस्टैंडिंग कितना था साहब? 30 था।
पर कोई बात नहीं, मैंने पे नहीं किया तो भी क्या हुआ, ये मेरा खर्चा तो है, इसलिए ऐड कर देंगे। ओवरऑल कितना हो गया अमाउंट, 150 हो गया। सेट है कहानी पक्की बात, श्योर श्योर श्योर, ओके ओके ओके। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रेंट दिखेगा क्या या नहीं दिखेगा? दिखेगा या नहीं दिखेगा? किधर दिखेगा, लाइबिलिटी साइड या असेट साइड? लाइबिलिटी साइड, असेट साइड? लाइबिलिटी साइड कितने रुपए का? आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 30,000 का दिख जाएगा। आया कि नहीं आया? पक्की बात, श्योर? अब ऐसे ही सर वो ऊपर प्रीपेड वाला भी सिखा देते जरा, ये लो वो भी सीख लो। ये भाई साहब पेंडल बनाया, कैसे दिखाएंगे बताओ? पेंडल में कितना रेंट जाएगा मात्र, देखो देखो, इस एग्जाम्पल में पेंडल में कितना रेंट जा रहा था मात्र? पूरा 1 लाख या 90,000 जा रहा था? कैसे दिखाएंगे, चेक करना प्लीज। यहाँ लिखेंगे टू रेंट, यहाँ लिखेंगे फिर पेड। कितना पेड है? पेड कितना था, पेड कितना था, पेड कितना था? 1 लाख। और 90 पे पहुंचने के लिए प्रीपेड लेस करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा? तो बताओ कितने रुपए के रेंट का फायदा ले लिया था? 90,000। अब ये बाहर चला जाएगा। आया कि नहीं आया? पक्का, श्योर, क्लियर? और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में बताना जरा, ये प्रीपेड रेंट दिखेगा या नहीं दिखेगा? दिखेगा कहाँ पे? असेट साइड में। किस नाम से? प्रीपेड रेंट के नाम से कितना का अमाउंट, 10,000। तो बताओ एक कंक्लूजन यहाँ से निकल के आ गया भाई साहब। एक्सपेंस पेड में आपको क्या लेस करना है? क्या लेस करना है? और क्या ऐड करना है? क्या पाने के लिए? ऐसा एक्सपेंस पाने के लिए जिसका आपने क्या लिया है, फायदा लिया है। समझ में आया? एक्सपेंस पेड माइनस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड। और वही कहां दिखेंगे, ट्रेडिंग में या फिर पी एंड एल में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्की बात, श्योर श्योर श्योर? आपने बुक ऐसे ही रट रखा होगा 11th क्लास में तो, ये कि आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीपेड को लेस करते हैं, क्यों करते हैं, समझ में आया भाई साहब? आउटस्टैंडिंग वो एक्सपेंस है जिसका फायदा नहीं लिया, फायदा ले लिया और पे नहीं किया। पे नहीं किया तो वो पेड में जुड़ा हुआ नहीं है, पर फायदा तो लिया है ना, फायदा लिया तो ऐड कर दो, एक्सपेंस तो है मेरा। और प्रीपेड रेंट को क्यों लेस करते हैं? क्योंकि सर भले ही पे कर दिया हो, पेड में जुड़ा हुआ हो, पर फायदा नहीं लिया है तो वो मेरा एक्सपेंस होना नहीं चाहिए, इसलिए पेड में जुड़ा हुआ है, क्या कर देंगे, हटा के माइनस कर देंगे। तो क्या बना फॉर्मूला, क्या बना फॉर्मूला? एक्सपेंस पेड में क्या ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और क्या लेस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। क्या आ जाता है, एक्सपेंस इनकर्ड। और ये एक्सपेंस इनकर्ड को हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग या फिर पी एंड एल की डेबिट साइड पे। ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और असेट में, प्रीपेड एक्सपेंस को असेट में दिखा देते हैं। क्लियर है? पक्का, श्योर, एकदम क्लियर? कोई डाउट है? पक्का डाउट नहीं है? ये फटाफट से कॉपी में लिखो। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ हाँ लिखना पड़ेगा। कम ऑन फास्ट एवरीबडी। थोड़ा तेज लिखना ना, ड्राइंग कंपटीशन नहीं है, थोड़ा फटाफट लिखना, मेरे को अभी बहुत सारा कराना है। फास्ट फास्ट, कम ऑन। ऑनलाइन आप भी लिखें। और कोई डाउट तो प्लीज पूछे ऑनलाइन। एनी डाउट टिल नाउ? प्रियांश भाई? ओके, मक्खन एकदम। भव्या, सृष्टि, रक्षा, सानवी, एकांश, ऑल क्लियर? प्लीज लिखिए। फटाफट से लिखिए प्लीज। चलो जी,
तो आप सबने यहाँ तक लिख लिया होगा और आई गेस आपको कॉन्सेप्ट भी सब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सर हम लोग, जो बात मैंने एक्सपेंस के लिए करी है वो सेम बात मैं इनकम के लिए आपसे करना चाहता हूँ। ठीक है, करे बातचीत। बताओ इनकम क्या होती है? इनकम क्या होती है? पैसे का मिल जाना या पैसे का कमा लेना? सोच के बोलना। पैसे का मिल जाना या पैसे का कमा लेना? पैसे का मिल जाना होता है रिसीट, और पैसे का कमा लेना होता है इनकम। ध्यान रखना, इनकम अर्नड, अमाउंट अर्नड इज कॉल्ड एज इनकम, अमाउंट रिसीव्ड इज कॉल्ड एज रिसीट। पैसे के मिलने को बोलते हैं रिसीट। दो टाइप की रिसीट होती है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। मैं रिसीट में जा ही नहीं रहा, मेरा टॉपिक है अभी इनकम। मैं इनकम की बात करूंगा। तो इनकम का मतलब ऐसा पैसा जो मुझे मिल गया या नहीं मिला, ऐसी तैसी कराने जाए। कैश के एस्पेक्ट से मुझे मतलब ही नहीं है। पैसा मिल गया या नहीं मिला मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने पैसा कमा लिया, हाँ कमा लिया। पैसा कमा लिया तो क्या बन गया, मेरी इनकम बन गई, बात खत्म। जैसे एक्सपेंस में होता है ना, बेनिफिट ले लिया, एक्सपेंस से पे किया नहीं पे किया, ऐसी तैसी कराने जा। इनकम कमा लिया, इंपॉर्टेंट ये है। पैसा मिला या नहीं मिला, ऐसी तैसी कराने जा। एक रूल कॉन्सेप्ट, पैसा मिलने या ना मिलने को इतनी इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। इसका मतलब सर पैसा डूब जाना चाहिए, अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा भाई। मैं तो एक रूल कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेन बताओ यहाँ पे मुद्दा क्या है। पैसा का मिल जाना, रिसीव्ड शब्द इंपॉर्टेंट है या अर्नड शब्द इंपॉर्टेंट है? अर्नड शब्द इंपॉर्टेंट है, कमा लेना इंपॉर्टेंट है। ओके, सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर? ओके, तो सुनना सर ध्यान से देखना। अब तो आ जाएगा आपको, सेम वही अप्लाई कर देना, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग चलने लग जाएंगे। इनकम मैंने कमा भी ली और मुझे रिसीव भी हो गई। कमा ली वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इनकम कमा ली तो इनकम अकाउंट क्रेडिट, इनकम अकाउंट क्रेडिट। और इनकम रिसीव हो गई तो कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री का मनी, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। ओके, इनकम मैंने कमा ली तो इनकम अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। रिसीव हो जाती तो कैश अकाउंट डेबिट कर देता, बट कमा तो ली, रिसीव नहीं हुई तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता। किसको डेबिट करूंगा? एक्रूड इनकम को डेबिट कर दूंगा। पैसा मिल भी गया, कमा भी लिया, एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। पैसा मिला नहीं, कमा लिया, कमा लिया, कमा लिया। कैश अकाउंट डेबिट कर नहीं सकता, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आज नहीं मिला कल मिल जाएगा। और इनकम अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पैसा कमा तो लिया है ना। आया कि नहीं आया लॉजिक? समझ में आ रही पक्की बात? एकदम जर्नल एंट्री पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक 11th क्लास की। ओके, सेट है, सेट है, पक्का पक्का पक्का। ऐसी इनकम जो मैंने ना तो कमाई और ना मुझे मिली, ना तो कैश का कोई काम, ना इनकम अकाउंट कोई काम, ना तो कमाई ना मुझे मिली, क्या करना है? इनकम नॉट अर्न नॉट रिसीव्ड, कुछ नहीं करना है। चलो अब चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना और आप बताना। ओके, चलो। टोटल इनकम मुझे कितनी मिल गई? 1 लाख। इस 1 लाख में से मैंने कितनी नहीं कमाई है? 10,000। 10,000 इज माई अनर्नड रेंट। ओके, 1 लाख में से मैंने 10,000 तो कमाया नहीं है, बट मिल गया है, और 90,000 मैंने कमा भी लिया है और मिल भी गया है। ओके, सेट है। तो 90,000 वो इनकम है जो मैंने कमा ली है, और 10,000 वो इनकम है जो मैंने कमाई नहीं है। जैसे मैंने आपसे फीस रिसीव कर ली है, बट मैंने कमाई थोड़ी ना है वो मेरे पे लाइबिलिटी है अभी। जैसे जैसे मेरे लेक्चर्स होते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो मेरी क्या बनती जाएगी? इनकम बनती जाएगी। आपसे पैसा ले लिया मैंने एडवांस में, बट वो मेरी इनकम नहीं है, अर्नड इनकम है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, मेरे आवर्स खत्म होते जाएंगे, लेक्चर डिलीवर्ड होते जाएंगे, वैसे वैसे मैं अपनी प्रोपोर्शनल बेसिस पे उस आपकी फीस रिसीव्ड को क्या मानता जाऊंगा? फीस अर्नड मानता जाऊंगा, फीस अर्नड मान के इनकम मानता जाऊंगा। समझ में आ रही है पक्की बात? तो एक्स्ट्रा में पैसा मिल जाना पर मैंने कमाया नहीं है, उसको बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। क्या बोलते हैं मोहन? अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, ओके। चलो आप मुझे बताओ, अब आपकी बुद्धि लगा के एग्जाम्पल नंबर 3 में ओवरऑल मुझे कितनी इनकम रिसीव हुई? कमा ली नहीं कमाई बात बताओ, हटाओ। ओवरऑल कितनी रिसीव हुई? 1 लाख।
तो कैश को डेबिट कर देंगे 1 लाख। सेट है। इस 1 लाख में से मैंने कितना कमाया? 90। और कितना नहीं कमाया और मिल गया? 10। तो यहाँ पे टू इनकम 90 और टू अनअर्न्ड इनकम 10, ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा, या एक बार तो सारा का सारा पैसा इनकम में क्रेडिट करना पड़ेगा? एक बार सारा पैसा इनकम अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, रेंटल इनकम में क्रेडिट करना पड़ेगा। रेंट रिसीव्ड मत लिखना, वो 11 क्लास में सिखाते थे, ये फाउंडेशन आ गई है भाई साहब। इनकम रिसीव्ड अकाउंट थोड़ा ना बनता है, इनकम अकाउंट बनता है। एक्सपेंस पेड अकाउंट थोड़ा ना बनता है, एक्सपेंस अकाउंट बनता है। पता नहीं क्या सिखाते थे 11 क्लास में। चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम 1 लाख। ओके। ईयर एंड पे, ईयर एंड पे हम ये इनकम जो यहाँ पे क्रेडिट हुई खड़ी है, इसको मारना पड़ेगा। मैंने बोला था इनकम और एक्सपेंस ईयर एंड पे जिंदा नहीं रहते। मारने के लिए क्या करेंगे? चाकू निकालें? अरे नहीं रे यार, तुम हिंसा मत करो। क्या करेंगे सर? क्रेडिट को मारना है, क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, बस सिंपल एकदम। मारना मतलब क्लोज करना पड़ेगा। 1 लाख डेबिट कर दिया। ओके। अब आप मुझे बताओ, इस रेंटल इनकम 1 लाख की रेंटल इनकम में से कितनी इनकम मेरे पी एंड एल में जाएगी? पूरी 1 लाख या सिर्फ 90,000? सिर्फ 90,000, क्योंकि जितनी मैंने कमा ली होती है वही जाती है भाई साहब ट्रेडिंग पेंडल में। और जो इनकम मेरे को रिसीव हो गई थी बट मैंने कमाई नहीं है, तो वो इनकम इनकम अकाउंट से ट्रांसफर होकर पेंडल में नहीं जा सकती। वो बताओ कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी वो इनकम जो मैंने रिसीव कर लिया बट नहीं कमाई है? अनर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। अनर्न्ड रेंट बोल देता हूँ, या फिर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पक्का? श्योर श्योर श्योर? तो बताओ, तो बताओ, अनअर्न्ड इनकम की क्या एंट्री हुई? जिस दिन इनकम मिली उस दिन तो नॉर्मल एंट्री हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। बिल्कुल सही सर, कोई टेंशन। ऑन द डेट ऑफ रिसीट कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। ईयर एंड पे जो इनकम मैंने कमाई ही नहीं उसको मैं ट्रेडिंग पेंडल में ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको मुझे कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? अनअर्न्ड इनकम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेट है कहानी? पक्की बात? श्योर श्योर श्योर? ओके ओके। अब मुझे बताओ एग्जाम्पल 3 में अगर मैं पी एंडल बनाऊंगा, पी एंडल बनाऊंगा, ये बनाया मैंने पी एंडल, ये पी एंडल का एक्सट्रैक्ट है, ये पी एंडल की डेबिट साइड, ये पी एंडल की क्रेडिट साइड, ये पी एंडल का एक्सट्रैक्ट। ऑब्वियसली पूरा पी एंडल तो है नहीं है। तो आप मुझे बताओ, इनकम पहली बात तो कहाँ आएगी? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? अरे पी एंडल क्या हो रहा है? एंट्री में देख लो ना यार, एंट्री देख के नहीं बोल पा रहे क्या हो रहा है? इनकम एंट्री में पी एंडल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्या लिखना चाहिए मुझे? बाय रेंटल इनकम। और कितना आएगा यहाँ पेंडल में? अमाउंट बताओ देख के प्लीज, कितना आएगा? नहीं, अ, बाहर आउटर कॉलम में तो 90,000 ही आएगा, पर दिखाएंगे कैसे वो देखना। यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड कितना हुआ? 1 लाख। पर कमाया कितना? 90,000। तो बाहर तो कितना आएगा मुझे पता है, आपको पता है कितना आएगा बाहर तो? तो अब 1 लाख में 10,000 प्लस करूँ या माइनस करूँ कि 90 पे आ जाऊँ? तो अन अर्नड रेंट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। रटना नहीं होता है, समझना होता है क्यों कर रहे हैं। रिसीव हो गई, कमाई नहीं तो पेंडल में कहाँ जाएगी भाई साहब? बिना कमाई हुई इनकम को पेंडल में भेज दोगे, बिना बिना खर्च करे हुए, बिना फायदा लिए हुए एक्सपेंस को पेंडल में भेज दोगे, तो प्रॉफिट लॉस ही करता रहा आपका। तो एक रूल कॉन्सेप्ट की बारह बजा दिया आपने। यहाँ पे मुझे कैसे मतलब होता है क्या? नहीं सर, मुझे यहाँ पे किससे मतलब होता है? जो मैंने इनकम कमाई है, जो एक्सपेंस मैंने इनकर किया है, जिस एक्सपेंस का मैंने बेनिफिट लिया है, उनसे मतलब होता है भाई साहब। तब जाके सही प्रॉफिट या लॉस निकल निकल पाता है। ये सुन नो। ओके सर, चेक चेक करो। बैलेंस शीट में बताओ, बैलेंस शीट में मुझे बताइए, बैलेंस शीट में मुझे बताइए क्या चीज कहाँ पे दिखेगी? बताओ ना यार, क्या कर रहे हो? बैलेंस शीट में क्या चीज कहाँ दिखेगी? क्या चीज कहाँ दिखेगी? ये अनअर्न्ड रेंट को मैंने यहाँ क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि मेरी क्या बढ़ गई है? लाइबिलिटी। आपसे पैसे ले लिए, अभी तक पढ़ाया नहीं है, तो वो क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी। क्योंकि उस पैसे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ाना पड़ेगा।
इट इज माई लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो बताओ ये कहाँ दिखेगी अनअर्न्ड रेंट? लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा। कितने रुपए? कम ऑन, 10,000। समझ में आया कि नहीं आया? चलो यहाँ तक रिकैप लेते हैं। ऐसी इनकम जो कमा भी ली और मिल भी गई, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। ईयर एंड पे कहाँ चली जाएगी इनकम? ट्रेडिंग में या फिर पेंडल में। ईयर एंड पे क्या एंट्री हो जाएगी? ईयर एंड पे ऐसी इनकम जो कमा ली है उसको ईयर एंड पे भेजने के लिए क्या एंट्री हो जाएगी? इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या फिर पे एंडल। सिंपल, एकदम इजी। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, पैसा रिसीव हुआ और ईयर एंड पे ट्रेडिंग बिल्डर में डाल दिया। इनकम अकाउंट डेबिट ट्रेडिंग बॉट पे एंडल। ऐसी इनकम जो मैंने कमा तो ली बट मुझे रिसीव नहीं हुई, क्या एंट्री होगी? कमा तो ली बट रिसीव नहीं हुई। कमा तो ली बट रिसीव नहीं हुई। सारे बोलो, सारे बोलो भाई। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम कमा तो लिए, इनकम बढ़ गई है, क्रेडिट कर दिया, पर रिसीव नहीं हुआ, इसलिए एक्रूड इनकम के नाम से असेट को बढ़ा दिया। सेट है? और बताओ ये इनकम कमा ली है तो कहाँ चल जाएगी? ईयर एंड पे ट्रेडिंग या फिर पी एंड एल में। सिंपल एकदम। ऐसी इनकम जो मुझे रिसीव तो हो गई है, तो क्या एंट्री होगी रिसीव होने की? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, बट मैंने कमाई नहीं है, तो ईयर एंड पे ये इनकम ट्रेडिंग बिल्ड में जाएगी? अरे नहीं सर, कहाँ जाएगी? अनअर्न्ड इनकम में। इनकम क्रेडिट हुई थी जब रिसीव हुई, डेबिट कर दिया, कहाँ भेज दिया? अनअर्न्ड इनकम में। बोलो सेट है? पक्का पक्का पक्का, श्योर श्योर श्योर। फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 3 को उतारो। कम ऑन कम ऑन, फास्ट एवरीबडी। थोड़ा फास्ट फास्ट एवरीबडी प्लीज। ओके सर, तो अब चलते हैं हम लोग सर एग्जाम्पल नंबर 4 में। टोटल रेंट रिसीव्ड कितना है? कम ऑन, 1,20,000। अच्छा, और 30,000 का रेंट मैंने कमा तो लिया बट मुझे रिसीव नहीं हुआ। ओके कोई बात नहीं, तो कमा तो लिया तो इनकम तो है। तो मुझे बताओ एग्जाम्पल नंबर 4 में रेंट रिसीव्ड की क्या एंट्री होगी? अरे बोलो यार, क्या एंट्री होगी? ऐसे क्या करते हो यार? कम ऑन। हाँ, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम बोलूंगा भैया मैं इसको। कितना है बोलो? कम ऑन। 1,20,000, 1,20,000। सेट है? यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है? ओके। अब मुझे बताओ, ऐसा रेंट जो मैंने कमा तो लिया बट मुझे रिसीव नहीं हुआ, उसकी क्या एंट्री होगी? कमा तो लिया बट रिसीव नहीं हुआ, एंट्री बोलो बोलो, थोड़ी नींद उड़ेगी। वेरी गुड, थोड़ा जोश आएगा। हाँ, क्या एंट्री होगी? एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो डेबिट कर सकता नहीं हूँ, मुझे रिसीव ही नहीं हुआ है, पर एंट्री भी करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने कमा लिया है। तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू 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 रेंटल इनकम। कितना? 30,000, 30,000। अब मुझे बताओ ओवरऑल मैंने कितनी रेंटल इनकम कमा ली? ओवरऑल मैंने कितनी रेंटल इनकम कमा ली? 120 या 150? वेरी गुड, 150। तो पी एंड एल में कितनी रेंटल इनकम ट्रांसफर कर देंगे? पूरी की पूरी 150। रेंटल इनकम जब रिसीव हुई थी, जब क्रेडिट किया था, ईयर एंड पे ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करेंगे। और कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? पी एंड एल अकाउंट में। 1,50,000, 1,50,000। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, चलो मुझे बताओ इसका प्रेजेंटेशन कैसे रहने वाला है पी एंड एल में? व्हाट डू यू थिंक गाइस? बताओ पी एंड एल में मैं कैसे दिखाऊंगा? तो इस चीज़ को प्लीज़ आप चेक करना, क्योंकि एग्जाम में मेरे से एंट्री इस चैप्टर में स्पेसिफिकली नहीं पूछने वाला है। फिर पढ़ाया क्यों? कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि आपको आगे तकलीफ नहीं आए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे सर? बाय रेंटल इनकम। बताओ आनी कितनी है? ओवरऑल कितनी आनी है? बाहर तो बताओ कितनी आनी है, पता तो ही अपने को कितनी आने वाली है। 150 आने वाला है, ये तो मुझे पता है, पर दिखाएंगे कैसे? या लिखेंगे साहब रिसीव्ड कितना था, मतलब कमा भी लिया, मिल भी गया 120। अच्छा, और कितना कमाया जो नहीं मिला? 30। तो 150 पे जाने के लिए 120 में 30 ऐड करेंगे, लेस करेंगे? ऐड करेंगे। तो सर यहाँ पे ऐड करेंगे एक्रूड रेंट। और बताओ एक्रूड रेंट को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? एक्रूड रेंट का मतलब ये वो रेंट है जो अपन ने कमा लिया बट आज रिसीव नहीं हुआ। तो आज नहीं हुआ तो कब होगा सर? कल तो होगा ही होगा। तो अपने लिए क्या है वो? लाइबिलिटी है या एसेट है? एसेट है सर। एक्रूड रेंट 30,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक कंक्लूजन बनाते हैं यहाँ से, एक कंक्लूजन बनाते हैं, फिर आप लिखना। रेंट रिसीव्ड में क्या लेस करते हैं?
अनअर्न्ड रेंट। और क्या ऐड करते हैं? एक्रूड रेंट। क्या निकालने के लिए? रेंटल इनकम अर्नड निकालने के लिए। इनकम अर्नड निकालने के लिए रिसीव्ड में एक्रूड रेंट ऐड करते हैं और अनअर्न्ड रेंट लेस करते हैं। ऐसा रेंट जो मिल गया, जो इसमें जुड़ा हुआ है पर मैंने कमाया ही नहीं, तो हटाओ भाई साहब, उसको हटाओ उसको। और ऐसा रेंट जो मिला नहीं है बट कमा लिया, तो क्या करो, उसको ऐड करो। तो रेंट रिसीव्ड में, इनकम रिसीव्ड में एक्रूड इनकम तो ऐड होती है और अनअर्न्ड इनकम लेस कर देते हैं। क्या निकल जाता है? इनकम अर्न्ड। क्या निकलता है? कमॉन, इनकम अर्न्ड। तो देखो ये थ्योरी देखो, देखो इफेक्ट इन पेंडल ऑन क्रेडिट साइड, इनकम रिसीव्ड में क्या ऐड करते हैं? एक्रूड इनकम। क्या लेस करते हैं? अनअर्न्ड इनकम। क्या आ जाती है? इनकम अर्न्ड। क्लियर है? बैलेंस शीट में एक्रूड इनकम तो दिख जाता है असेट साइड, क्योंकि आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, मेरा असेट है। और अनअर्न्ड इनकम, पैसा तो मिल गया पर मुझे उसके लिए कल काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वो मेरी क्या कमॉन लाइबिलिटी है। सेट है कहानी पक्की बात? श्योर श्योर श्योर। फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 4 को कॉपी में लिखें सारे बच्चे, एवरीबडी फास्ट फास्ट प्लीज। चलो, तो ये आप सबने लिख लिया है, आई होप आपको सबको समझ में भी आ गया होगा। एक्सपेंस पेड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो हम ऐड कर देते हैं। एक्सपेंस पेड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस लेस कर देते हैं। क्या आ जाता है? कम ऑन, एक्सपेंस इनकर्ड आ जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखाते हैं लाइबिलिटी साइड में, प्रीपेड एक्सपेंस दिखाते हैं असेट साइड में। इसको प्लीज़ आप ध्यान से चीज़ों को समझ के अपने माइंड में सेट कर लेना। आगे देखिए, इनकम रिसीव्ड में हम एक्रूड इनकम को तो क्या करते हैं? अमाउंट ऐड कर देते हैं और अनअर्न्ड इनकम को क्या करते हैं? अमाउंट लेस कर देते हैं। क्या आ जाता है? इनकम अर्नड आ जाता है। एक्रूड इनकम को दिखाते हैं एसेट साइड में, अनअर्न्ड इनकम को दिखाते हैं कहाँ पे? अमाउंट लायबिलिटी साइड में। यहाँ तक आई गेस आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सर हम लोग, अब चलते हैं सर हम लोग एक फॉर्मेट दिखाता हूँ मैं आपको, ट्रेडिंग अकाउंट का और पी एंड एल अकाउंट का। दिस इज नॉट द रियल फॉर्मेट, ठीक है? बस ये एक समझाने के लिए मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। एक बार गौर करिएगा, जब भी आपने एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस का फायदा लिया, तब आपने साल भर में एक्सपेंस क्या किया? डेबिट किया। यस और नो? यस और नो? यस सर।
तो सर देखो साल भर क्या करते हैं, कमॉन एक्सपेंस डेबिट करते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस को भी डेबिट ही करेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो उसको भी डेबिट ही करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ओके, टू कैश। अब सुनना ध्यान से, ईयर एंड पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड विल बी ट्रांसफर्ड टू, डायरेक्ट एक्सपेंस साल भर में डेबिट हुआ, ईयर एंड पे क्या होगा, क्रेडिट होगा, और ये किस अकाउंट में चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। अब सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इसकी बात चर्चा मैं बाद में करूंगा, पर फिर भी समरी बता देता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका हम डायरेक्टली रिलेशन निकाल सकते हैं विद द गुड्स प्रोड्यूस्ड, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, गुड्स सोल्ड। और ऐसे एक्सपेंस जिसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकता मैं गुड्स प्रोड्यूस्ड, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से, वो होते हैं मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक पेन को बनाने में, एक रुपए की लेबर लगी है, तो एक पेन के बनने में 1 रुपए की लेबर लगी है, तो डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, पता लग रहा है कि एक पेन बनेगा 1 रुपए की लेबर लगेगी, तो ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। पर सुनो, मेरे ऑफिस में बैठा हुआ कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करने वाला जो स्टाफ है, उसकी तनख्वाह है 50,000 रुपए, पर उसकी तनख्वाह का एक पेन के बनने पे कोई रिश्ता नहीं है, तो वो कौन सी एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सिंपल है। जिसका रिश्ता निकाल सकते हो आप यूनिट मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस से, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, और इसका कोई रिश्ता नहीं निकाल पा रहे तो वो क्या हो जाएगा मोहन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, वैसे बहुत डिटेल टर्म्स है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना जब सीखेंगे ना हम लोग यूनिट 2, तब हम लोग और इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर, ओके। चलो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। एंट्री क्या हो जाती है, साल भर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हुआ, डेबिट हुआ, ईयर एंड पे क्या कर देते हैं, कमॉन उसको क्रेडिट कर देते हैं, और डेबिट किसको कर देते हैं, कमॉन ट्रेडिंग अकाउंट को। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। क्या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस पेड आते हैं या इनकर्ड आते हैं, हमें पेड से मतलब है क्या, नहीं, हमें किससे मतलब है, इनकर्ड से, जिसका फायदा ले लिया है, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ देखो, टू डायरेक्ट एक्सपेंस पेड नहीं इनकर्ड आता है। क्लियर है, सेट है कहानी, ओके। ऐसे ही मुझे बताओ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रेडिट होंगे डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे, और ये कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, पी एंड एल में। एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लॉजिक क्या रहा, साल भर इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ, ईयर एंड पे इसको क्रेडिट करना पड़ा, क्रेडिट करके जाएगा कहाँ पे, ये पेंडल में, इसलिए क्या एंट्री होगी, पेंडल अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये लॉजिक है। तो बताओ पेंडल में किस साइड में जाएगा, पेंडल क्या हो रहा है इस एंट्री में, डेबिट, तो देखो डेबिट साइड में लिखा टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी कौन सा वाला, इनकर्ड वाला। इनकर्ड कैसे निकालते हैं, एक्सपेंस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, सिखा चुका हूं मैं आपको ये सब चीजें, ठीक है, सेट है कहानी। चले ऐसी बात कर लेते हैं इनकम की। मान लीजिए सर मैंने इनकम क्या करी सर, कमाई है और मुझे मिल भी गई है, कौन सी इनकम है, मान लेते हैं 2 टाइप की इनकम है, कौन सी, कौन, डायरेक्ट इनकम और ट्रेडर के लिए डायरेक्ट इनकम कौन सी होगी, ट्रेडर के लिए डायरेक्ट इनकम कौन सी होगी, सिर्फ सेल्स होगी, क्या होगी कमॉन, सिर्फ सेल्स होगी। ट्रेडर के लिए मेन मेन डायरेक्ट इनकम क्या है, कमॉन, सेल्स होती है, सिंपल सी बात है, ओके। और इनडायरेक्ट इनकम भी है तो इसको भी क्रेडिट कर देंगे हम लोग साल भर में, ओके। ये हुई इनकम की एंट्री। ईयर एंड पे ये डायरेक्ट एक्सपेंस, ईयर एंड पे सॉरी ये डायरेक्ट इनकम को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें इसके अकाउंट को खत्म करना है, और इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बताओ ट्रेडिंग अकाउंट इस एंट्री में क्या हुआ, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ, ट्रांसफर एंट्री में क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड पे जाके क्या चेक करो, ये देखो बाय डायरेक्ट इनकम, इसलिए तो सेल्स क्या आती है, क्रेडिट साइड पे आती है, बाय सेल्स बाय सेल्स बाय सेल्स, समझ में आ रहा है। सेल्स साल भर में क्या होती है, क्रेडिट होती है, और ईयर एंड पे क्या हो जाती है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड में क्या आता है, बाई सेल्स, समझ में आई पक्की बात, श्योर, आगे देखो। इसी तरीके से ये इनडायरेक्ट इनकम ट्रांसफर होके कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है,
पी एंड एल में। एंट्री क्या बनी? इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ये इनकम को रिकॉर्ड करने की एंट्री है, इनकम को ट्रांसफर करने की एंट्री है? रिकॉर्ड करने की एंट्री है, ट्रांसफर करने की एंट्री है? ट्रांसफर करने की एंट्री है भाई साहब, ये ईयर एंड की एंट्री है, इनडायरेक्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। पी एंड एल के क्रेडिट में जाके चेक करो, बाय इनडायरेक्ट इनकम। सेट है? तो देखो क्या होता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में गया बाय डायरेक्ट इनकम अर्न, डेबिट साइड में गया टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड। क्या निकल गया यहाँ से? अगर इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, क्या निकल गया यहाँ से? ग्रॉस प्रॉफिट। वो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हुआ? ट्रेडिंग से पी एंड एल में। फिर पी एंड एल में हमने इस ग्रॉस प्रॉफिट में क्या जोड़ दिया? इनडायरेक्ट इनकम जोड़ दिया। क्या लेस कर दिया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर दिया। और क्या निकल गया? नेट प्रॉफिट। और फाइनली ये नेट प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर हो जाता है? कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट ड्राइंग को लेस कर देते हैं, क्या आ जाती है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को कहां दिखा देते हैं? लायबिलिटी में। क्लोजिंग लायबिलिटी को दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में, और क्लोजिंग एसेट को दिखा देते हैं बैलेंस शीट में। ये है आपका समराइज फाइनल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात, श्योर, एकदम क्लियर है? ओके, सेट है। चलो अब देखिएगा सर, हम लोग चलेंगे अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। सबसे पहले हमने आज क्या किया, थोड़ा बेस बेस पढ़ा। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपेंस और इनकम को डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद छोटा मोटा अभी फॉर्मेट देखा, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट का, हालांकि आपको आता है बट फिर भी अभी तक अपन ने दिखाया नहीं है। उसके बाद हम लोग अभी कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, और फिर हम लोग करेंगे आगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज सैंपल। ये वाले एडजस्टमेंट हम लोग आज देखेंगे, सीखेंगे। और फिर कल हम बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करेंगे जिसका नाम क्या होगा? बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। भयंकर बेहतरीन पॉइंट्स है जिसके अंदर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो कल वो कवर करके, बाकी कॉन्सेप्ट कवर करके, देन विल स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। ओके, सेट है? मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे कभी लेके नहीं आऊंगा भाई साहब। चलो अब देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक या तो आपको दिया रहेगा, ज्यादातर केस में आपको दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस के बाहर। ट्रायल बैलेंस के बाहर, क्योंकि हम कोई ऐसा स्टॉक अकाउंट तो बनाते नहीं है कि जहां से ऑटोमेटिक बैलेंस निकल गया और वो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। हम लोग ओपनिंग स्टॉक को अलग अकाउंट में रखते हैं, जो भी गुड्स हमने परचेज किया उसको परचेज अकाउंट में, अलग अकाउंट में रखते हैं, जो भी गुड्स सेल किया उसको अलग अकाउंट, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक है? तो क्या कोई हम एक कॉमन अकाउंट यूज करते हैं क्या? ओपनिंग स्टॉक के लिए भी स्टॉक अकाउंट, परचेज के लिए भी स्टॉक अकाउंट, सेल्स के लिए भी स्टॉक अकाउंट? तब तो वहां से क्या निकल जाता? ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक निकल जाता, पर ऐसा होता नहीं है। तो ईयर एंड पे मुझे क्या करना होता है साहब? क्लोजिंग स्टॉक को सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ता है। सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ता है। कैसे? अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, जब भी मैं आपको इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां सिखाऊंगा क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे आती है, कॉस्ट पे आता है, एनआरवी पे आता है, विचर्स लोअर पे आता है, वो सब हम वहां सीखेंगे। ठीक है? मैं तो सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक का करना क्या है। क्लोजिंग स्टॉक का करना क्या है? अगर क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, इसका मतलब उसको अभी तक मैंने बुक्स में एडजस्ट नहीं किया है। एक बात सोचो ध्यान से, एकदम ध्यान से, कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में कब आएगी? कब आएगी बताओ? जब उसकी जर्नल एंट्री पास हुई भी रहेगी, जब उसका जर्नल एंट्री पास करके लेजर बना हुआ होगा, जब उसका लेजर बन के बैलेंस निकला हुआ होगा, तभी तो वो कहाँ आया होगा? ट्रायल बैलेंस में। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास हो चुकी है या अभी तक पास नहीं हुई है? कॉमन सेंस लगाओ अपना। कोई भी आइटम अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो उसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है या पास नहीं हुई है? पास नहीं हुई है। जर्नल एंट्री पास हो जाती तो लेजर बन जाता, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ही आ जाता भाई साहब। पर अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है, इसका मतलब उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं हुई है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब मुझे उसको जर्नलाइज करके बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये सेट है कहानी। तो क्या लिखा हुआ है? इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन outside the trial balance, that means what it means? Adjustment entry have been passed or have not been passed? पास हो चुकी है या पास नहीं हुई है? पास अभी तक नहीं हुई है। अगर पास हो जाती तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं हुई है। और अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं हुई है तो मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को सेपरेटली मुझे बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता है। तो बताओ क्या एंट्री करा जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग।
क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेबिट टू ट्रेडिंग। इस एंट्री का इफेक्ट बताओ क्या क्या होगा। एक तो आएगा ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और बताओ कहाँ जाएगा ये, और बताओ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड में, बैलेंस शीट में असेट साइड में। क्लियर है कहानी, पक्की बात। ओके, तो एक तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और एक क्लोजिंग स्टॉक जाएगा कहाँ पे, आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखेगा, क्योंकि अपना क्या होता है, ये असेट होता है। क्या होता है कमॉन, अपना ये असेट होता है। 2 मिनट बात को सुनना, 2 मिनट बात को सुनना प्लीज। जब भी हमने गुड्स परचेज किया था, तब हमने उसको असेट माना था क्या, या एक्सपेंस माना था? सोचो, आराम सोचो, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल आपने अकाउंटिंग पढ़ी है। आप जब भी गुड्स को परचेज करते हो, तब उसको असेट मानते हो या एक्सपेंस मानते हो? साल भर क्या मानते हो? एक्सपेंस मानते हो। क्या मानते हो? एक्सपेंस। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की बात नहीं कर रहा। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में तो गुड्स को परचेज करते ही असेट में स्टॉक के नाम के कॉलम को बढ़ा देते थे। मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। जब भी हम गुड्स परचेज करते थे, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे। क्यों डेबिट करते थे? क्योंकि हमारा क्या बढ़ जाता था, गुड्स को परचेज करते ही एक्सपेंस बढ़ जाता था। यस और नो? क्लियर है बात, पक्की बात, श्योर श्योर श्योर। अब सुनना और ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। जब भी हम गुड्स सेल करते थे, असेट कम मानते थे या इनकम बड़ी भी मानते थे? रिडक्शन इन असेट मानते थे। जब भी गुड्स सेल करा मैंने, तो रिडक्शन इन असेट माना या इनकम इंक्रीज माना, इंक्रीमेंट इन इनकम माना? इंक्रीमेंट इन इनकम माना। तभी तो मैंने क्या किया था, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करता था। लॉजिक क्या था? इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। गुड्स खरीदा, परचेज एक्सपेंस। गुड्स बेचा, सेल्स इनकम। सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर 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 श्योर। ओके, अब सुनना और ध्यान से। मान लेते हैं कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 100 बैग्स। मेरे पास 100 बैग है, एक बैग 1 रुपए का है। मैंने परचेज कर लिया 1000 बैग, एक बैग 1 रुपए का है। ओके, मैंने इसमें से सेल कर दिए 900 बैग, एक बैग 1 रुपए में सेल कर दिया। ठीक है, ओके, कोई टेंशन? आप बताओ आपके पास में लास्ट में कितने बैग बचे? कम ऑन, कितने बैग बचे? कितने बैग बचे? 200 बैग बचे। जब मैं गुड्स परचेज करके लेकर आता हूं, तो बताओ मैं उसको एक्सपेंस क्यों मानता हूं, असेट क्यों नहीं मानता? 200 बैग बच गए, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। ये 200 बैग लेफ्ट, बिल्कुल सही। अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ये मेरा स्टॉक, क्या बोलेंगे इसको, अनसोल्ड स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक लेफ्ट। ठीक है, ओके, गुड्स लेफ्ट, ओके, सेट है। जब भी मैं गुड्स परचेज करके लेकर आता हूं, तो मैं उसको अपना एक्सपेंस क्यों मानता हूं? ट्राई टू आंसर गाइस प्लीज। यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लीज यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोग, बिल्कुल सही बोला भाई ने कि सर मैं गुड्स को खरीदा, तब मैंने उसको एक्सपेंस क्यों माना? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर मैं गुड्स परचेज करके लेकर आया, तो इसको फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं बेच के पैसा कमा लूंगा। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कमोन, जिसका मुझे फायदा मिल जाएगा, मिल गया है, मिल गया है करंट ईयर में, मिल जाए करंट ईयर में मिल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंस बोलते हैं। तो मैं गुड्स परचेज करके लेकर आया, उस दिन मेरा इंटेंशन क्या था कि मैं इस गुड्स को बेच के इनकम कमा लूंगा। इसलिए मैंने गुड्स को परचेज किया जब एक्सपेंस मान लिया, और जब सेल किया था उसको मैंने इनकम मान ली। सेट है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये 200 बैग बेच के इनकम कमा पाए क्या? क्या आप ये बचे हुए 200 बैग बेच के इनकम कमा पाए क्या करंट ईयर में? क्या आप करंट ईयर में 200 बैग बेच के इनकम कमा पाए क्या? नहीं कमा पाए, बिका ही नहीं इस साल। अगर ये 200 बैग बेच के इनकम ही नहीं कमा पाया मैं, तो ये 200 बैग मेरा एक्सपेंस होना चाहिए क्या? ये एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस कब हो जाता? जिसका फायदा मुझे करंट ईयर में मिल जाता। पर ये 200 बैग तो मैं करंट ईयर में बेच नहीं पाया, तो ये मेरा इनकम में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये मेरा एक्सपेंस भी ट्रीट होना नहीं चाहिए।
पर जिस दिन मैंने गुड्स परचेज किया था उस दिन मैंने इसको क्या माना था, एक्सपेंस माना था। पर ये ईयर एंड पे एक्सपेंस नहीं हुआ क्योंकि इसका फायदा मुझे नहीं मिला। तो अगर मुझे इसका फायदा करंट ईयर में नहीं मिला, कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। और जिसका फायदा करंट ईयर में नहीं मिला और फ्यूचर में मिलेगा तो ये एक्सपेंस नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा। इसलिए इस 200 बैग को मैं क्या मानूंगा, ईयर एंड पे असेट मानूंगा। कौन सा, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा, कम ऑन, क्लोजिंग स्टॉक। समझ पा रहे हो या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा, पक्का श्योर। बहुत एनर्जी खर्च हो रही है मेरी क्योंकि तुम एनर्जी में हो नहीं अभी, थोड़ा सा कम खर्च करवाओ, कॉन्सेप्ट और बेहतरीन बाहर निकल के आएगा। इधर देखना ध्यान से, प्लीज देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से। ट्रेडिंग बनाया मैंने, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ट्रांसफर कर दिया, और क्या ट्रांसफर किया, पूरा का पूरा परचेज ट्रांसफर कर दिया। ओके, सेट है कहानी। इसमें से कितना सेल कर दिया, 900 का 900 में बेच दिया, 900 बैग 900 में बेच दिया। 1 रुपए का लाया था, 1 में बेच दिया, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं कमाया मैंने। एग्जाम्पल समझाना है मेरे को। ओके, अब सुना ध्यान से, अब सुना ध्यान से। अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं, बताओ प्रॉफिट आ रहा लॉस आ रहा है, अगर मैं इतना ही लिख दूं प्रॉफिट आ रहा लॉस आ रहा है, 100% लॉस आ रहा है। पूछो क्यों, क्यों सर। 1100 बैग्स की कॉस्ट को आप 900 बैग की सेल प्राइस से मैच कर रहे हो, तो आपका प्रॉफिट और लॉस कभी सही आ ही नहीं सकता। जो बैग आपने बेचे ही नहीं, उसके अगेंस्ट में इनकम आई ही नहीं, तो उसको आप एक्सपेंस भी मत मानो। पर मैंने तो पूरे 1100 रुपए के बैग को क्या मान लिया था, अपना एक्सपेंस मान लिया था, जबकि आपको पता है और मेरे को पता है इसमें से 200 का बैग तो मैं बेच ही नहीं पाया। पर ट्रेडिंग में तो मैंने पूरा ट्रांसफर कर दिया ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग में तो मैंने पूरा परचेज ट्रांसफर कर दिया 1000 रुपए का। तो ट्रेडिंग को क्या लग रहा है, ट्रेडिंग को क्या लग रहा है, ट्रेडिंग को लग रहा है कि ओवरऑल कितने रुपए खर्चा हो गया भाई साहब, 1100 रुपया खर्चा हो गया है। 1100 रुपए के गुड्स लाए थे, 1100 का बेच दिया। जबकि आप बताओ 1100 के बेचे या सिर्फ 900 के बेचे, 900 के। तो जो 200 रुपीज के बैग में बेच ही नहीं पाया और वो मेरे एक्सपेंस में जुड़ रखे हैं, तो यहां से निकलने चाहिए कि नहीं निकलने चाहिए, बताओ। मुझे इसको एक्सपेंस माने रहना चाहिए या हटा देना चाहिए, एक्सपेंस में से हटा देना चाहिए ना। अब एक्सपेंस को हटाने के लिए क्या यहाँ पे काट के सही करते हैं क्या, नहीं। क्या करते हैं पता है, अगर मुझे एक्सपेंस को कम करना है तो मैं कहाँ लिख दूंगा, रिवर्स साइड पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे बाय 200 रुपीज, और इसको क्या बोल दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लॉजिक बना इसका, कि मैंने पूरा ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया था, मैंने पूरा परचेज ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दिया था, जबकि मैं पूरा माल बेच ही नहीं पाया। तो मुझे पूरा एक्सपेंस मानना चाहिए नहीं था, पर मैंने तो मान लिया। तो क्या करूं, वापस ट्रेडिंग से जितना गुड्स नहीं बेच पाया, जो मेरा एक्सपेंस नहीं हो पाया, उसको निकाल लो। और निकालने के लिए कहां लिख दो, क्रेडिट साइड पे। आया कि नहीं आया, ताकि पता है क्या हो जाए, 900 बैग्स की कॉस्ट आ जाए, 900 बैग्स की कॉस्ट आ जाए, और 900 बैग की सेल वैल्यू आ जाए, और क्या निकल जाए, सही प्रॉफिट निकल जाए। अभी देखना, 900 बैग की कॉस्ट आ जाए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और 900 बैग की ही क्या आ जाए, सेल वैल्यू आ जाए, ताकि 900 बैग की क्या निकल जाए, प्रॉफिट निकल जाए। अगर मैं ये 200 बैग जो नहीं बेचे उसको अगर मैं माइनस नहीं करूंगा यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो 1100 बैग बैग खरीदे और उनको बेच दिए, जबकि मैंने पूरे बेचे ही नहीं। तो क्या करते हैं सर, अपन मैचिंग कॉन्सेप्ट को सही साबित करने के लिए उस स्टॉक को ट्रेडिंग से निकाल लेते हैं जो मैं खरीद के तो लाया था, जिसको मैंने अपना एक्सपेंस तो माना था, पर इसको मैं बेच नहीं पाया, उसके अगेंस्ट में इनकम नहीं आई थी, तो उसको वहां से बाहर कर लो। और शोएब अख्तर की लैंग्वेज में बाहर कर लो, बाहर, यहाँ से हटा दो। समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात श्योर। तो बताओ क्या एंट्री हुई, बताओ क्या एंट्री हुई, क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री हुई, दिमाग लगा लो, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा हुआ है क्या एंट्री हुई, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। सेट है। अब सुनो एक बात बताता हूँ, सुनो सुनो, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, अटेंटिव रह के सुनोगे समझ में आ जाएगा, नहीं सुनोगे तो भी समझ में आ जाएगा, समझ में तो आएगा। ठीक है, इधर देखो,
प्लीज। मुझे यहाँ पे कितने बैग्स की कॉस्ट भेजनी चाहिए? मैंने कितने बैग बेचे? 900। तो मुझे यहाँ ट्रेडिंग के डेबिट में भी कितने बैग की कॉस्ट बेचनी चाहिए? 900। तभी सही प्रॉफिट आएगा, तभी सही प्रॉफिट आएगा। अरे सुनो यार, पर मैंने कितने बैग की कॉस्ट भेज दी यहाँ पे, इसलिए मैंने पता क्या किया, 200 की कॉस्ट वापस से निकाल ली। ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। पक्का पक्का पक्का, ओके। अब सुनना प्लीज। अगर मैं पहले ही 1100 में से पहले ही 200 की कॉस्ट को बाहर निकाल लूं और यहां भेजू ही कितना, 900 बैग की कॉस्ट, और सेल भी कितने हुए, 900 बैग, तो क्या अब यहां पे फिर क्लोजिंग स्टॉक 200 निकालना पड़ेगा क्या यहां पे बाहर, या पहले ही निकल चुका है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, बहुत इजी है। अगर मैं यहां पे ट्रेडिंग में कॉस्ट ही 900 बैग की भेजूं और सेल भी 900 बैग हुए, तो कोई दिक्कत परेशानी है क्या? कोई परेशानी नहीं। तो फिर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसको मैंने पहले ही कहां से एडजस्ट कर लिया, परचेज से एडजस्ट कर लिया। मैंने पहले ही पता है क्या किया, पहले ही बाहर का बाहर ही क्या कर दिया, मैंने परचेज को पहले ही 200 से कम करके नेट परचेज यहां पे भेज दी। कितनी भेज दी इस बार, नेट परचेज कितनी भेज दी इस बार भाई साहब? 900, सॉरी 900 भेज दी। तो यहां भी 900 बैग की कॉस्ट, 900 बैग की सेल प्राइस, नो क्लोजिंग स्टॉक। तो बताओ, अगर मैंने पहले ही परचेज से लेस कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक को पहले ही रिकॉर्ड कर दिया, तो मैंने पहले क्या एंट्री करी होगी? बताओ, मैंने अगर पहले ही परचेज से लेस करके क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कर लिया तो क्या एंट्री कर दी होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और अगर मैंने ऐसा कर दिया होगा, तो अब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा या नहीं आएगा? आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहां से एडजस्ट कर दिया, परचेज से एडजस्ट कर दिया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? तो सिर्फ अब इस केस में क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड दिखेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अब नोट्स में, अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैंने पहले ही परचेज से एडजस्ट कर दिया है, इसका मतलब मैं कौन सी एंट्री पास कर चुका हूं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर मैं ये एंट्री पास कर चुका हूं, अगर मैं ये एंट्री पास कर चुका हूं, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बना होगा, लेजर बना होगा इसका मतलब बैलेंस निकला होगा, और बैलेंस निकला होगा इसका मतलब ये कहाँ गया होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर गया होगा। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब उसकी पहले ही एंट्री पास हो चुकी है। और कौन सी एंट्री पास हो चुकी है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो बताओ, इस केस में क्लोजिंग स्टॉक फिर से जाएगा ट्रेडिंग में या सिर्फ बैलेंस शीट में? सिर्फ बैलेंस शीट में। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है? सिर्फ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, असेट साइड। पर अगर क्लोजिंग स्टॉक को मैंने पहले एडजस्ट नहीं किया, पहले कोई उसकी एंट्री नहीं कर रखी, इसका मतलब वो कहाँ दिख रहा है, ट्रायल बैलेंस के बाहर, इसका मतलब उसकी कोई भी एंट्री नहीं हो रखी है, तो अब उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और अब उस क्लोजिंग स्टॉक का जन्म कहाँ पे हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा परचेज का एक्सपेंस भेज दिया था, जिसके अगेंस्ट में कोई इनकम ही नहीं आई थी। तो उसको क्या करो, एक्सपेंस को वहां से निकाल के किस में बना लो, असेट में कन्वर्ट कर लो। क्या एंट्री कर दो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग की एंट्री कर दो। और अगर ये एंट्री करेंगे, दो इफेक्ट होंगे, कौन कौन से, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक बैलेंस शीट में दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक असेट के नाम से। आया कि नहीं आया? पक्की बात, श्योर? तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, बताओ सिर्फ कहाँ जाएगा, सिर्फ बैलेंस शीट के असेट साइड में, ट्रेडिंग में जाएगा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ है, बाहर दिया हुआ है, तो कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करवाने के लिए भाई साहब, और एक कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और उसका ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया होगा। तो आज रखते हैं यहीं तक ही, और फिर मिलेंगे कल। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।